जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज निवेदिता। वेलकम टू अशोका क्लासेस। सो आज की क्लास आपका पार्ट 2 है डाइवर्सिटी का, और हम इसे खत्म कर देंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब नया डाला है ना। ये क्लास 7 का टॉपिक है वैसे तो, बट स्टिल आपको ये कंप्लीट करना है। सो आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। क्लास भले थोड़ी सी लंबी चले जाए, 1 से 1.5 घंटे की, बट स्टिल हमारा मेन मोटिव है कि इसको खत्म करें ताकि जितनी भी चीज़ें आपके पेपर में आने वाली हैं वो हम कंप्लीट कर सके। तो सारे स्टूडेंट्स फटाफट से आ जाइए और अपना वो लगा दीजिए, अटेंडेंस। शुरू करते हैं, और शुरू करते ही काम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह टॉपिक्स हैं इसमें जो आपको सुनने हैं, समझने हैं, और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएंगे। चलो चलो हम शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले हम इस बात को समझना शुरू करेंगे कि हमारा जो भारत रहा है ना, ये सबसे पहले एक बड़ा सा, इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं ये एक सुपर कॉन्टिनेंट रहा था, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट। और ये क्या है, ये सुपर ओशन आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो पहले धरती कुछ इस प्रकार की रही करती थी, ठीक है, जो मतलब जो अगर बोलूं तो इस तरीके से हमारा पूरा प्लैनेट हुआ करता था, अर्थ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें सुपर कॉन्टिनेंट जिसकी मैं बात कर रही हूं उसे हम पेंजिया कहते थे बच्चा। उसे हम क्या कहते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था उसे पेंजिया कहते थे, ठीक है। और जो आपका सुपर ओशन है इसे हम पेंथलासा कहते थे, ठीक है। तो इसे पेंथलासा कहा जाता था, ठीक है। तो होता क्या था भाई, पेंथलासा ये जो था सुपर ओशन, ये पेंथलासा, जिसका अभी जो रेमनेंट पार्ट है, मतलब जो पानी अभी आपको दिख रहा है वो पेंथलासा जो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, रेमनेंट पार्ट होता है वो पैसिफिक ओशन में, ठीक है। चलो ठीक है मैम, हम इतनी बात भी समझ गए। तो ये पेंजिया एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है। ये इस टाइप का कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसमें अभी जैसे आप अलग अलग देख पा रहे हो, पर पहले ये पूरा एक ही था। धीरे धीरे इस पे प्रेशर लगता गया, इस तरीके से इस कॉन्टिनेंट पे प्रेशर लगता गया कि ये अचानक से क्या हो गया बेटा, टूट गया, है ना। और ये इस पार्ट में टूटा, ये इस तरीके से टूटा कुछ, कि ये तो ओशन वाला पार्ट जो आपका बाहरी पार्ट है ओशन वाला वो तो था ही, लेकिन ये इस तरीके से प्रेशर इनमें लगा कि अलग अलग हो गया। अब ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसमें दो पार्टों में आपका ये पूरा कॉन्टिनेंट है, ये डिवाइड हो गया था, ठीक है। और माना जाता है कि जो ये कॉन्टिनेंट ऊपर वाला था इसे अंगारा लैंड कहते थे। अंगारा, थोड़ा बहुत नॉलेज पता हो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, अंगारा लैंड हम इसे कहेंगे, ठीक है। और जो ये नीचे वाला था ना, इसे गोंडवाना कहा जाता था, गोंडवाना, जो कि एक तरीके से छत्तीसगढ़ में रहने वाली है ना, छत्तीसगढ़ की तरफ रहने वाली उधर की एक प्रजाति है जो कि ट्राइब भी कहती है, गोंड प्रजाति, उसी से यह नाम आया। तो गोंडवाना और अंगारा लैंड में आपके दो पार्ट जुड़ गए। अब कुछ पार्ट इसमें आ गए, कुछ कॉन्टिनेंट्स इसमें आ गए, कुछ कंट्रीज इसमें आ गई, कुछ कंट्रीज इसमें आ गई, ठीक है, कुछ कंट्रीज इसमें आ गई, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इसको बनने में जितना समय लगा था वो टोटल जो हम टाइम बोलते हैं 250 साल पहले का सिचुएशन, साल पहले का सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, 2050 साल ईयर अगो की मैं बात कर रही हूँ, जब ये सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है। अब धीरे धीरे इस कॉन्टिनेंट में बहुत बढ़िया मात्रा में आप मान लो कोल वगैरह मिलता था, बहुत बढ़िया मात्रा का कोल इसमें मिलता था, जो कि एक अच्छा कोल माना जाता है, एंथ्रासाइट आपको पता ही है, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें क्या कई चीजें मिल रही थी। फिर ये जब डिवाइड हुआ, जब ये डिवाइड हुआ तो उस समय यहां बीच में पानी हुआ करता था। यहां तो पानी है ही, लेकिन बीच में भी उस पानी को कहते थे टेथिस सागर, टेथिस सागर आप कह सकते हो, ठीक है, टेथिस सागर आप कह सकते हो। ये जो हमारा भारत था, यहाँ पे इसका पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था हमारा जो भारत, एक तरीके से आप मान सकते हो ये किसका पार्ट था बेटा, ये गोंडवाना का पार्ट है ना। तो उस समय ये यहाँ पे इस तरीके से हमारा
भारत आप कह सकते हो धीरे 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 ऊपर की तरफ खिसकने लगा। धीरे धीरे मैंने बताया था 5 mm आपका खिसकता रहता है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रिय भारत है, पहले ये नीचे रहा करता था, देखो नीचे का पार्ट है ना, बीच में तो आप इक्वेटर मानते हो, तो मान लो ये इक्वेटर है, इसके नीचे रहा करता था। खिसक खिसक के इस भारत ने पूरे घाट घाट का पानी पिया है, और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे ऊपर जाता गया। और जैसे जैसे इसको ये इस प्रकार से पिचक रहा था, है ना, जिस तरीके से प्लेट्स को पिचकाने में लगी थी उस तरीके से उठने में लगा था। जैसे जैसे आप उसे पिचकाओगे तो उठने में लगा, तो इसकी पहाड़ियां ना ऊपर 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 ऊपर, और ऐसा नहीं है अब रुक गया, अभी भी हो रहा है। तो धीरे धीरे नीचे से जहां आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां से होते 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 ऊपर ऊपर की तरफ हमारा जो भारत है ये जाने लगा, जिसकी वजह से इसकी पहाड़ियां और बड़ी होने लगी। पहले जो पहाड़ियां दिखाई नहीं देती थी, अब धीरे धीरे वो माउंटेन, वो हिमालयाज आपको दिखने लगे। अब ऐसा नहीं है कि हिमालयाज एक पॉइंट तक ही थे, नहीं, जो आपको शिवालिक की पहाड़ियां मैंने बताई थी पहले वाली वीडियो में, उसमें आपने देखा होगा कहां तक बताया था, तो वहां से भी और ऊपर तक एकदम पूरा पहाड़ दिखता था। लेकिन धीरे धीरे काफी चीजें हुई। मानना, हमेशा याद रखना, जहां जहां पर आपको मिनरल्स ज्यादा मिलेंगे, जहां जहां पे आपको मिनरल्स ज्यादा मिलेंगे, वहां पे आपको बहुत बड़ी बड़ी हिमालयाज या चोटियां वगैरह दिखेंगी, है ना। उस वाले पार्ट में आपको थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा दिखेगी। जहां पर मेटेलिक मिनरल्स कम मिलेंगे, वहां पर आपको हमेशा जो पहाड़ी की चोटी है वो कम दिखेंगी। और जहां पे बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी, मतलब मेटेलिक, मतलब वो वाले मेटल वाले मिनरल्स, है ना, थोड़े से मेटल वाले मिनरल्स या एलिमेंट्स आप कह सकते हो मिलेंगे ज्यादा, वहां पर आप कह सकते हो कि वहां पे पहाड़ियां जो होंगी ज्यादा आपको हाइट पे दिखेंगी। ठीक है, तो चलो ये तो वो वाली बात रही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भारत का एक तरीके से निर्माण हुआ, जो कि गोंडवाना से निकला था, जो कि 71 मिलियन ईयर अगो था। ठीक है, इंडिया का पार्ट हुआ करता था ये। ठीक है, स्लोली स्लोली ये क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा, है ना। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि पहले 71 मिलियन अगोर यहाँ था, ऐसे करके था, उसके बाद 55 मिलियन अगोर ऐसे हो गया, फिर इक्वेटर के पास जाते जाते 38 मिलियन साल पहले इतना ऐसे दिखा, उसके बाद 10 मिलियन साल पहले ऐसे दिखा, उसमें थोड़ा सा पहले श्रीलंका आपको दिखता था कोने में, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते इस तरीके से यूरेशियन प्लेट से हमारा भारत का ये पार्ट टकराया, ऊपर वाला पार्ट यूरेशिया के साथ टकराया। ठीक है, उस समय यूरोप प्लस एशिया का भाग हुआ करता था, लेकिन भारत उस समय यूरोप और एशिया वाले पार्ट में नहीं आता था, नीचे आता था, है ना। तो आप ये मान सकते हो, तो टकराया। उसके बाद तब जाके हमारा भारत जहां पे आज स्थित है, वहां से भी वो धीरे धीरे हर साल 5 mm से बढ़ रहा है, और अभी भी कंटिन्यूसली पुश हो रहा है ऊपर की तरफ। डन, ठीक है मैम, डन। उसके बाद आपको कई चीजें दिखेंगी ऊपर की तरफ, आपको ठंड वाला इलाका दिखेगा, है ना। लद्दाख हमने पढ़ा था, लद्दाख रीजन, तो लद्दाख रीजन बेटा बहुत ठंडा एरिया होता है। माना जाता है कि वहां पे जो टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वहां पर जो कल्चरल या मोनेस्ट्रीज वगैरह होती हैं, होम टू एंशिएंट मोनेस्ट्रीज होती हैं, रिच और यूनिक कल्चर उसमें होता है ना। बहुत तरीके के अलग अलग कल्चर्स आपको देखेंगे। 2 फेस्टिवल वहां पे मनाए जाते हैं, एक लोसर होता है, एक हेमिस होता है। वहां पर हेमिस नेशनल पार्क भी है। ठीक है, याद रखना, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ का है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है, और सबसे ऊंचाई पर भी है। कहाँ है आपका, लद्दाख में। डन, ओके। लोसर उनका अपना फेस्टिवल है। वहां पर बेटा याक आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि याक एक तरीके से लाइफलाइन हुआ करती है लद्दाखीज की। क्यों? क्योंकि याक की जो वूल होती है उससे वहां के स्वेटर्स वगैरह, वुलन कपड़े, वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां ठंड अतः होती है। ठीक है, वहां पर याक्स की अलग अलग प्रकार से सींगों से कुछ अलग चीजें बना दी, उनके दांतों से अलग चीजें बना दी। मिल्क का इस्तेमाल हो गया ताकि मिल्क वहां पे बांटे, है ना, दे, तो वहां से पैसा कमाएं। ठीक है, मीट के लिए जानवरों का इस्तेमाल कर लिया, वूल के लिए कर दिया, उनका डंग इस्तेमाल करके उपले बना के जलाने के लिए उनका यूज कर लिया। साथ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी करा ताकि ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह भी जा सके। तो इस तरीके से चीजों को करा गया है। इसे मून लैंडस्केप भी कहा जाता है लद्दाख को, क्योंकि मून भी कैसा होता है, सफेद कलर का दिखता है ना, एकदम सफेद चादर ओढ़े। वैसे ही हमारा जो लद्दाख है वो भी सफेद चादर ओढ़े दिखता है, तो इसीलिए उसको मून लाइक कहा भी जाता है। ठीक है, मुझे लगता है इतनी चीजें बच्चों को समझ आ गई होंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी और समझने में। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। अब खुद ही मुझे बताओ,
चलिए, अब एक होता है भैया ड्राई रीजन, ड्राई रीजन, ठीक है। ड्राई रीजन का क्या मतलब है, क्योंकि लद्दाख एक कोल्ड एरिया है इसीलिए यहाँ पे ड्राई बहुत ज्यादा होगा, है ना, सूखापन ज्यादा होगा, यहाँ पे रेनफॉल भी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे लैंड्स कैसे होंगी, थोड़ी सी कैसी होंगी लैंड, रॉकी, है ना, पत्थरों वाली एकदम ऐसी होगी। और इस तरीके से पहाड़ियां होने की वजह से बीच से जो निकलता है ना, ये बीच से एकदम, इसे वैली कहते हैं। वैली किसे कहेंगे भैया, बीच में जो डीप सा होता है ना, इधर भी पहाड़ी उधर भी पहाड़ी, बीच से जो निकल रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैली, ठीक है। तो वहां पे आपको दिखेगा पैंगोंग लेक, है ना, सॉल्ट लेक आपको मिलेंगी, जैसे पेंगोंग, वुलर लेक आपको मिलेगी, है ना। इस तरीके से जो लेक्स वगैरह आपको वहां दिखती है, पेंगोंग सो लेक जो होती है तिब्बत की है, जो कि एक सॉल्टी लेक है, और सॉल्टी लेक के साथ साथ वहां पे, ठीक है, वहां पे एक वुलर भी मिलेगी, डल भी मिलेगी, पर ये जम्मू और कश्मीर में मिलेगी, ठीक है। मीठी पानी की झीलें होती हैं, मीठे पानी की लेक्स कहा जाता है, लेकिन ये कैसे होती हैं, मीठी होती है। ओके नकी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वहाँ पे स्नो वाले लेपर्ड्स आपको मिलेंगे, है ना, क्योंकि ठंड का एरिया है। तिब्बतियन एंटीलोप, जो कि आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है, इसमें डियर की तरह ही दिखता है, बस इसके 2 लोब्स निकले हुए होते हैं, ठीक है, एबेक्स भी होता है, आप इमेज दे सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, पेंगिंगसू लेक जो होती है लद्दाख की लेक होती है एक तरीके से, और सॉल्टीनेस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जो भी बच्चा आया है कृपया करके पीछे से देखिएगा, मैम ये तो मैंने पढ़ लिया है, बच्चा इसका पीछे से पढ़ाया है, पीछे का एक बार थोड़ा सा पार्ट देख लो, फिर फटाफट आगे वाला भी कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। जो पार्ट मैंने कल थोड़ा सा नहीं कराया था, उस पार्ट को मैं ये करवा रही हूँ दोबारा से। चलिए, तो the saltiness in a water is a result of minerals that dissolve from the surrounding of mountain areas। यहाँ पे बहुत तरीके के क्या मिलेंगे आपको, पानी में नमकीन पानी, जिसमें बहुत तरीके के मिनरल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये वही लेक है जिसमें इंडिया और चाइना का थोड़ा सा विवाद हुआ था लेक में, है ना। तो आपको मैंने बताया ही था, हमारा जो प्रिय भारत है उसमें जो एक चाइना का एक पार्ट ले रखा है उन्होंने, चाइना वालों ने, है ना। मैंने पहली वाली जो वीडियो बनाई थी तो उसमें आपने देखा था, ठीक है। चलो, तो सांगपो जो ये लेक है ये लद्दाख की है, और सॉल्ट वाटर की लेक एक तरीके से माने, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के मिनरल्स आपको दिखेंगे, और माउंटेन एरिया के पास है तो काफ़ी सुंदर व्यू भी आता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से वहाँ दिखेंगे आपको बहुत बाल वाले, इन पे जो इनके बाल होते ही इस तरीके से कि इन पे कोई बर्फ़ गिरेगी ना, चिपकेगी नहीं, झड़ जाएगी जल्दी। लेकिन अगर कोई यहाँ वाला कोई जानवर है, यहाँ तो तब भी थोड़ा ठंडा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साउथ की तरफ जाएंगे, वहाँ पे अगर कोई जानवर है रहता है तो उसका हैबिटेट, उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो उसने उसी तरीके से अडेप्ट कर रखा होगा जैसा वहाँ का। लेकिन अगर उसे वहाँ लेके जाओगे तो उस पर बर्फ़ चिपक जाती है, ठीक है। इसीलिए वूल्स वगैरह ये वाला काम करती है। कल हमने एक और चीज़ पढ़ ली थी, थोड़ा सा ये चीज हमने देखी थी कि ग्रेट हिमालयाज, वैसे मैंने नेशनल पार्क आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, बट स्टिल जो नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है भैया, ये हिमाचल प्रदेश के पास है। कुल्लू मनाली आपने काफी सुना होगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ठीक है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम दर्ज है, ठीक है, ताकि इसको सेव कर सके। और मैंने बोला कि हिमालय एक तरीके से जीवन का काम करती है ना, सेवियर होते जीवन को, तो नाम है संजीवा, ठीक है, संजीवा पांडे, तो आप जीवन से याद कर सकते हो, जीव से, ठीक है। चलो, तो जो पार्क है वो कब बना था, 1984 में बन गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी हिल टॉप टाइप ऑफ माउंट इसके यहाँ पार्क्स हैं बहुत तरीके के, ठीक है। चलो, तो द कंजर्वेशन ऑफ पार्क इन बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेशन एफर्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड लोकल विलेज कम्युनिटीज। यहाँ पे इस पार्क को कंजर्व इसलिए करा गया है क्योंकि यहाँ पे कई तरह की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जो कि वहाँ के विलेजर्स को, वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम इसीलिए किया, ठीक है, इस खास नेशनल पार्क में। आगे चलते हैं। गैंगटिक प्लेन रीजन वो रीजन होता है जहां पे बहुत सारी नदियां बहती हों, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और आपकी इंडस, मैंने पहले भी पढ़ा है कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है, वो मैंने बताया था आप लोगों को। अभी वाला सिनेरियो में हमें नदियां नहीं पढ़नी है, इसीलिए जब मेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैंगटिक प्लेन है, गैंगटिक प्लेन जहाँ पे गंगा का रीजन होता है, क्योंकि ये बड़ा पानी होता है इसलिए फर्टाइल होगा, तो ज्यादातर पार्ट कहाँ पर होगा, या तो आप बोलेंगे नॉर्थ या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, है ना, इस तरफ, या तो इस तरफ बह रहा है या तो इस तरफ बह रहा है, ठीक है। तो हिमालयाज के साउथ में होता है क्योंकि ऊपर हिमालयाज है और नीचे आपकी है, तो इसी के साउथ में, इसीलिए हिमालय के साउथ में जो ये पूरा एरिया कवर अप होता है, ये होता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है, ठीक है। और यंगेस्ट
फिजिकल फीचर है ये इंडिया का, ठीक है। ये जो प्लेन्स होते हैं ये इसीलिए इसको ऐसा कहा गया है क्योंकि शुरुआत में नदियां यहाँ से आना शुरू करती है ना, तो जो यंग है बच्चा, जो यंग है नदियां वो भी आना शुरू कर रही है, तो बहुत सारा अपने साथ पानी लाती है, बहुत सारे चीजें कंकड़ पत्थर ये सब लेकर आएंगी और वो आगे लेके जाएंगे, साथ में मिनरल्स वगैरह जो भी कुछ होगा उसके साथ बहता हुआ चला जाएगा, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर शुरुआती पार्ट में पानी ये पूरे इस एरिया को क्या करती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देती है अपने पानी के दबाव से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी, ठीक है, एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। Okay, they were formed by the alluvial deposit as a major river including the Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो कि मैंने आपको बताया, इसीलिए वहां पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है, हाईली फर्टाइल होगा, और एग्रीकल्चर होगा तो मतलब वहां पे पॉपुलेशन भी होगी, और अगर वहां पे पॉपुलेशन होगी तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, और वहां ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वहां पे इंडस्ट्रीज भी होंगी, ठीक है। ये बातें सारी निकल के आ जाती है। गैंगटिक प्लेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पॉपुलेशन की ज्यादा वजह से वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है और वहां पर लोग भी उतने ज्यादा रहेंगे क्योंकि उनके लिए वो कंडीशन फेवरेबल है। अब भैया अगर अब जीवन यापन करना है तो खाना होना चाहिए, खाने के लिए अगर एग्रीकल्चर करना है तो जमीन होनी चाहिए, और जमीन के साथ साथ पानी होना चाहिए। जमीनें बहुत जगह मिलेंगी लेकिन जरूरी नहीं कि उस जगह पे पानी आता हो, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर तभी हो सकता है जब आपके पास पानी हो, तो पानी वहीं पे। इसीलिए जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ज्यादातर जो चीजें सभ्यता जो आगे बनी है या सिविलाइज हुई है या उनमें बहुत ज्यादा हाई एकदम अमाउंट ऑफ, अब देख सकते हो कि जल्दी जल्दी ग्रोथ में आ रही थी, क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने सभ्यता ही ऐसी जगह बनाई थी, या ऋषि मुनि लोग भी इस जगह पे ही करते जहां आसपास पानी हो, क्योंकि पानी एक तरीके से सेवियर का काम करता है पूरे जीवन का, ठीक है। ओके, तो ये मैंने बता दिया, डेंसिटी, सिटीज, डेवलप्ड इंडस्ट्रीज एरिया, एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, सारा बता दिया कि जहां जहां एग्रीकल्चर होगा, जहां जहां आपका पानी वगैरह होगा उस तरफ क्या होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, सिटीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी। ऐसे कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, पेपर में आ सकता है आपके लिए क्योंकि नया टॉपिक है कि भैया बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, एक कंजर्वेशन प्रोग्राम था टाइगर्स को सेव करना क्योंकि ये कम हो रहे थे, तो एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करा था 1973 में, ठीक है। सबसे पहले ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू कर दिया था। तो अगर पेपर में कभी आएगा कि कौन सा नेशनल पार्क है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरुआत करी थी इसकी, इस प्रोजेक्ट टाइगर की। उसी तरीके से आपने घड़ियाल देखे होंगे जो ज्यादातर इस तरीके से, तो घड़ियाल को भी प्रोटेक्ट करने का काम किया गया था, कहां पर, इस रीजन में जो कि आपके गैंगटिक प्लेन के पास है। मोर वहां पे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। ये टॉपिक ये लिए गए हैं स्पेशली फॉर एनसीईआरटी में मेंशन थे इसीलिए। द एनिमल्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ग्रे लंगूर भी मिलेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वुडन उसमें बैठा हुआ है, ठीक है। तो इनको भी, ये भी कम होते, लंगूर वगैरह आजकल आपको कम दिखेगी। मेरी क्लास कब तक चलेगी, 1 से 1.5 घंटे की है बच्चा, ठीक है। चलो थार डेजर्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने, थार डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये थोड़े से आपको सैंड ड्यून्स वगैरह देख रहे होंगे, है ना, कि यहाँ पे जब हवा चलती है तो कभी मट्टी यहाँ से उठ के वहां चल जाती है, तो कभी वहां पे पहाड़ी बन जाएगी, कभी यहाँ पहाड़ी बन जाएगी, कभी यहाँ समतल हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो रीजन है ये कहाँ पर है, इस वाले पूरे रीजन में आपकी बात कर रही हूँ मैं, ये है आपका थार डेजर्ट। अब इसके बारे में, थार डेजर्ट के बारे में ऐसी क्या है, देखो अगर हम बात करें थार डेजर्ट की, तो थार डेजर्ट जो एरिया पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपको राजस्थान वगैरह वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना, थोड़ा सा राजस्थान वाला पार्ट मिलेगा समझने का। तो यहां पर ये जो बना रही हूं मैं, ये क्या है, ये एक तरीके से बहुत पुरानी हिल है जो कि अरावली हिल्स जिसे कह सकते हो, ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे ओल्डेस्ट जिसे बोलेंगे, है ना, ओल्डेस्ट हिमालयन रेंज, ठीक है। तो एक तरीके से जो आपका ये अरावली है, अरावली पर्वत आप इसे कह सकते हो, ठीक है, एक तरीके से सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ओल्डेस्ट रेंज, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है। कहाँ से शुरू होती है, गुजरात से शुरू हो जाती है ना, थोड़ा सा पार्ट्स का गुजरात पे आता है, तो गुजरात से शुरू होती है, और गुजरात से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है भैया, खत्म होती है दिल्ली,
वैसे अगर स्टेट पे देखा जाए तो स्टेट पे ये कहाँ कहाँ पे होती है भैया? अगर इसमें स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन कौन से कवर अप करती है? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, साथ में आपके क्या करती है और क्या करती है? हरियाणा, है ना, थोड़ा सा हरियाणा वाले पार्ट में जाती है, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा पंजाब रीजन पे चली जाती है। उसमें न्यू दिल्ली को इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि न्यू दिल्ली आपकी यूटी है, ठीक है, तो यूटीज को हम कवर अप यहाँ पे नहीं करेंगे। इसीलिए अरावली में अगर आप देखेंगे कि सबसे निचला अगर पॉइंट आपको दे दिया जाए कि भैया ये बताइए कि सबसे निचला पॉइंट क्या है अरावली में, है ना, जहाँ पे निकलती है, तो ये गुजरात का एक शहर है पालनपुर। पालनपुर शहर है, वहां पर आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दिल्ली रीच या रायसीन हिल पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी आप कह सकते हो या दिल्ली रीच कह सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि दिल्ली रीच इसको कहेंगे या रायसीन कहेंगे, क्योंकि जो आपने राष्ट्रपति भवन देखा होगा वो इसी पे बना हुआ है, ठीक है। दिल्ली रीच क्या वो पहाड़ी जैसा दिखता है? नहीं दिखता होगा, है ना, या फिर रायसीना की पहाड़ी, रायसीन। अब समझना एक चीज कि यहां पर नीचे की तरफ इतने वाले पार्ट में यहां पर ये ज्यादा उठा हुआ है और आगे जाते जाते ये नीचे उठा हुआ है, कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इसको मिलते हैं बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। तो बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, वो भी कौन से? मेटेलिक मिनरल, ठीक है, मेटेलिक। यहां पर जो मिनरल मिलते हैं वो मेटेलिक नहीं होते। तो जहां पर मिनरल मेटेलिक होंगे वहां पर मतलब पहाड़ी ज्यादा ऊपर होगी, है ना, ज्यादा होगी, वहां पे ज्यादा ऊंचे ऊंचे थोड़े पहाड़ होंगे। और जहां पे मेटेलिक मिनरल नहीं मिलेंगे वहां पे पहाड़ी नीचे की तरफ होगी, मतलब कम कम। तो कहा जाता है विश्व की सबसे प्राचीनतम, कह सकते हो आप इसे, ठीक है, प्राचीनतम, ओल्डेस्ट, जिसे हम प्राचीन मतलब ओल्डेस्ट एक तरीके से पहाड़ी मानी जाती है। अब एक और चीज याद रखना, यहां पे इसके वेस्ट की तरफ है थार डेजर्ट। डेजर्ट हमें किसे कहते हैं? जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है पूरे साल में, ठीक है, तो उसे हम डेजर्ट कह लेते हैं। और जहां पर 25 से ऊपर वर्षा होती है पूरे साल में, एक बारी के लिए लगा दें कि 25 सेंटीमीटर आपके थार डेजर्ट में होती है पूरे साल में, इसीलिए। लेकिन 25 से अगर 50 इस रीजन में होती है, 25 से 50 अगर आप मान के चले इस रीजन में होती है, इसीलिए इसे सेमी एरिड कहा जाता है। सेमी एरिड, आधा सूखा आधा गीला, है ना, क्योंकि इतनी वर्षा तो हो जाती है एनुअली। तो 25 से कम जहां वर्षा होती है उसे हम हमेशा डेजर्ट का नाम देंगे, ठीक है। इतनी बातें याद रखी, ये सेमी एरिड रीजन होता है इस तरफ, ठीक है, इसीलिए आपको दिखेगा कि उस तरफ आपको ज्यादातर हमेशा सूखा दिखेगा और इस तरफ आपको ज्यादातर थोड़ा बहुत गीला दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे। साथ में एक और चीज आपको जाननी है कि इसकी हाईएस्ट पहाड़ी, जो पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न जहां से आता है कि भाई सबसे हाईएस्ट पहाड़ी, ये पहाड़ी माउंट आबू के पास है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है राजस्थान का, ठीक है। तो ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी का नाम, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पीक इसकी है, इस अरावली क्या बोलते हैं, अरावली की हाईएस्ट पीक अगर आप बोलें तो क्या है उसका नाम? मैंने कल बताया था, अगर कुछ स्टूडेंट्स है तो फटाफट से जरा मेंशन करो क्या है नाम हाईएस्ट पीक का, जल्दी से नकी। हाईएस्ट पीक क्या है, जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी तक आपने बताया नहीं मुझे। आई नहीं आवाज। गुरु शिखर, ठीक है। तो गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट माउंटेन है, पीक है, हाईएस्ट पीक है किसकी? इस ओल्डेस्ट अरावली
माउंटेन रेंज की। जो आपकी अरावली है ये ओल्डेस्ट के साथ साथ आपका एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या हुआ मैम कि ये फोल्ड होके बने हैं, कैसे, ऐसे हैं और ऐसे होके बने हैं, ठीक है, तो फोल्ड हुए हैं एक तरीके से, इनको पिचकाया जा रहा है तो ये अचानक से फोल्ड हो रहे हो फिर बन रहे हैं ना, फोल्ड हो रहे फिर बन रहे। अगर आप किसी चीज को फोल्ड करोगे तो क्या होता है, ऊपर की तरफ हो जाती है ना, जैसे मानो ये पेपर है, अब मैं इसको अगर फोल्ड कर रही हूँ तो ये ऊपर तो उठ रहा है, फोल्ड कर रही हूँ ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर उठने का ही ये वजह से इसको क्या कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन किसे कहा जाता है, कहा जाता है आपके किसको, अरावली। अरावली माउंटेन रेंज को, डन। चलो ओके, कोई बात नहीं, नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे लगता है इतना क्लियर है, इसमें इतना ही पूछा जाएगा। तो अब थार डेजर्ट के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं भैया। थार डेजर्ट जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ है क्योंकि हम नॉर्थ की तरफ है थोड़ा सा, और वेस्ट पार्ट, ठीक है। तो थार डेजर्ट एक वास्ट एरिड रीजन है, जो बातें यहाँ लिखी है मैंने बस वहां पे बता दी है। एरिड रीजन है लोकेटेड इन अ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारे डेजर्ट आपको दिखेंगे जिसमें राजस्थान में, गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान में है और दिल्ली की तरफ आपको दिखेगा। जो आपको, जैसे आप दिल्ली जाते हो तो कई लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली में जाके ऐसे बोलेंगे कहाँ है पहाड़ी, वहां तो कहीं पहाड़ी दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिखती, अभी बताया था, मिनरल्स वहां ज्यादा मेटालिक वाले नहीं मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स वहां मेटालिक नहीं मिलता है, इस वजह से पहाड़ी क्या है, थोड़ी ढीली नीचे है, नीचे की तरफ है। और हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो भी उसी रायसीन पहाड़ी के ऊपर है, इस वजह से आपको वहां पे पहाड़ियां ज्यादा नहीं दिखेंगी। लेकिन जो लोग थोड़ा सा राजस्थान या थोड़ा सा गुजरात की तरफ रहते हैं उनको थोड़ा सा दिखेगी पहाड़ी, ठीक है। इसीलिए देयर इज अ लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन दिस रीजन। हाँ, पानी की कमी वहां जरूर होती है क्योंकि पानी की कमी का रीजन भी आपको पता है, उस तरफ बारिश ज्यादा नहीं हो पाती है ना। टेम्परेचर भी वहां पे डे टाइम में बहुत ज्यादा होता है और कोल्ड नाइट्स, वहां पे ठंडी रातें भी होती हैं, ठीक है। बट मैम ये तो मैंने कल, उसके बाद भी होगा क्या, बट मैम ये तो मैंने कल है उसके बाद, हाँ जी उसके बाद भी होगा भैया, उसके बाद भी होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें, फोल्ड माउंटेन है आपका अरावली, अरावली माउंटेन रेंज, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। राजस्थान बहुत फेमस होता है भैया इग्निशन वाटर कंजर्वेशन मेथड, क्योंकि पानी कमी होने की वजह से वहाँ के लोगों ने कंजर्वेशन मेथड बना रखा है। यहाँ पे एक जाला टाइप होता है, पानी आता है, छनता है, जो मोटा चीजें होता है वो रुक जाता है, बाकी पानी नीचे जब टाइम लगे तो यहाँ से निकाल लेते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो, आपने अभी सैंड ड्यून्स देखे थे, वो फॉर्म होते हैं जब विंड शिफ्ट होती रहती है, उनके हील लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाते हैं। ज्यादातर वो 150 मीटर तक ही ऊपर जा पाते हैं ना, 150 मीटर तक ही ऐसे बन पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे मेंशन है, आप इसे देख सकते हो, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज है। जहाँ से, हाँ, जैसलमेर फोर्ट वन ऑफ द फोर्ट जो कि पेपर में आ सकता है, यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर है। तो इनमें से कौन सा है यूनेस्को हेरिटेज के अंदर नहीं आता, तो थोड़ी बहुत आपको चीजें पता है। जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी माना जाता है, जैसे आपके जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, जयपुर को पिंक सिटी है ना, वैसे ही जैसलमेर को क्या बोला जाता है, एक गोल्डन सिटी बोला जाता है, गोल्ड की तरह दिखती है क्योंकि जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है। इस तरीके से कैसल बना रखा है बिल्कुल, तो इसको सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, भेजा, ठीक है। ऐसे ही आपको नदियों के बारे में चर्चा का विषय है आपकी नदियां, क्योंकि अगर नदियों के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले आपको काफी चीजें पता होनी चाहिए कि नदियां, जब नॉर्थ से आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, नॉर्थ से आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है भैया, नॉर्थ से आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे म्यांमार वाली रेंज है, ठीक है, कुछ पार्ट आपके यहाँ पे दिखेंगे, मालवा का पठार, ठीक है। फिर यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू उधर दिखेगा, बुंदेलखंड जो कि आपको यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर है। सतपुड़ा रेंज दिखेगी आपको, है ना, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज दिखेगी, मालवा का पठार आपको ऊपर दिखेगा, फिर सतपुड़ा रेंज बड़ी सी दिखेगी, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू दिखेगा, फिर थोड़ा सिंह भूमि दिखेगी, ठीक है। डिकन प्लेट्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, डिकन प्लेट्यू आपको दिखेगा, बस्तर का पठार यहाँ पे दिखेगा, इधर वेस्ट ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है, धारवाड़ का पठार आपको दिखेगा। बट अभी बात चल रही है यहाँ की, ठीक है। तो ये जो अरावली है ये पार्ट रहा करता था इस प्लेट्यूज का, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू इतना फैला हुआ है, ठीक है, इतना लंबा 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 फैला हुआ है, इतना लंबा फैला हुआ है, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको इस तरीके से कहा, जो कि दो पार्ट में आपका टूटा हुआ है। अगर बात करेंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो दो पार्ट में टूटा हुआ है,
एक आता है सेंट्रल लेवल पे, दूसरा डेक्कन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, चलो आदित्य, हॉलीडे ड्यू टू इलेक्शन, क्या बात कर रहे हो, कहाँ कहाँ, वैसे कहाँ से हो तुम? तभी शायद आपको दिख गया, वरना यहाँ मुश्किल था। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपी पठार है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये गोंडवाना का ही पार्ट है। हाँ, क्योंकि हमारा भारत गोंडवाना का है, तो ये प्लेट्यू भी कहाँ से, गोंडवाना का ही एक हिस्सा माना जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चा। ठीक है मैम, क्या आप सिलेबस कंप्लीट करा देंगी? मैम प्लीज़ बता दीजिएगा। अरे अब आपकी रेगुलर क्लास ऐसी मॉर्निंग में चलेगी। ठीक है, आप लोगों की मॉर्निंग में क्लास चलेंगी, 1 से 2 क्लासेस चलेंगी। अगर आप प्रेजेंट होते हो तो ठीक, और नहीं होते हो तो यहाँ पर आपकी क्लास ले लेना। ठीक है, सबसे पुराना भाग माना जाता है, सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है ये, क्योंकि गोंडवाना आपका सबसे पुराना भाग माना जाता है, इसीलिए इसे भी पुराना भाग एक तरीके से आप यू कैन कनेक्ट विद दिस। ओके, यहाँ पे साइड में आपको कुछ दिखती है, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट मिलती है, यहाँ पे ईस्टर्न का। वेस्टर्न घाट क्या है, लाइन है, पूरी एक लाइन। ठीक है, पूरी एक लाइन है, यहाँ से पूरी एक लाइन है। ठीक है, आपको दिखेंगे, लेकिन ईस्टर्न घाट में टूटा हुआ है, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, इस तरीके से टूटा हुआ है, समझ रहे हो। यहाँ पे आपके सतपुड़ा रेंज मिलेगी, मालवा का पठार मिलेगा, अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन आपके लिए जो स्पेसिफिक है वो हम यहाँ पे करा रही हूँ, ताकि आप लोगों का कोर्स भी यहाँ पे टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबसे पुराना भाग माना जाएगा, इसीलिए इसे प्राचीन भाग हम कह लेते हैं, या आप कह सकते हो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, गोंडवाना का सबसे पुराना भाग है, प्राचीन भाग आप किसे कह सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, कि इसमें जानने वाली क्या है कि इसकी लंबाई, अगर उत्तर से दक्षिण देखें, अगर उत्तर से दक्षिण बोलें या फिर नॉर्थ से साउथ, है ना, अगर मैं नॉर्थ से साउथ बोलना शुरू करूं कि इस पार्ट से बेटा इस पार्ट तक, इसका जो मैं बोलूं, इससे कलर से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इससे चेंज कर लेती हूँ, है ना, थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ मामला पानी, ये वाला है ना, ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ कितना है बेटा इसका, नॉर्थ से साउथ वो है 1600 किलोमीटर, इतना नीचे फैला हुआ है। ठीक है आपका। अब ईस्ट से वेस्ट भी होगा। मैम आज कितने चैप्टर की होगी एसएसटी की क्लास? बेटा ये ना दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट शायद आपके उसमें डाला नहीं है, मैंने ऑलरेडी वो क्लास ले ली, वो मैं डाल दूंगी। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा, डाइवर्सिटी चैप्टर ओवर। ठीक है, चलो उसके बाद पूरब से पश्चिम, मतलब इधर से इधर, इधर से बात करें, इधर से इधर की तरफ अगर हम बात करें कितना फैला हुआ है ना, ये कितना फैला हुआ है, तो यहां तक फैला हुआ है, सॉरी हाँ यहां से, एक मिनट, ऐसे, तो ये वेस्ट से ईस्ट तक जितना फैला हुआ है, ये 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इतना फैला हुआ, इतना आपको याद रखना है। मैम आज कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? आज एसएसटी का कौन सा चैप्टर होगा? सो स्टूडेंट्स आज एसएसटी का चैप्टर डाइवर्सिटी चल रहा है, और आज जो टेस्ट होगा वो आपका होगा सोलर सिस्टम है ही। ठीक है, सोलर सिस्टम है ही। थोड़ा सा आज जिन बच्चों का हिंदी का पेपर भी, जिन्होंने आरएमएस भरा हुआ है, उनका हिंदी का पेपर भी होगा, सो उनका हिंदी कराया जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, सोलर सिस्टम है ही, हिंदी का कराया जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब इस बात को याद रखना, क्योंकि ये सबसे पुराना भाग है, नीचे भाग है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर भूकंप नहीं आते। ठीक है, ये ऐसा भाग है जहां पर आपको भूकंप नहीं दिखेगा ज्यादा सुनने में। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे भूकंप नहीं आते, भूकंप। अब भूकंप नहीं आते इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आएंगे नहीं, लेकिन ऐसा भाग है जिसमें भूकंप की मात्रा ना के बराबर होती है, ना आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस भाग में। ठीक है, चलो तो हमने सेंट्रल पार्ट पढ़ लिया, जिसमें हमने विद्यान रेंज वगैरह सब पढ़ना है, इसमें काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। 2 पार्ट में तोड़ने का रीजन ये है क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू को अलग अलग पढ़ोगे, पहले डेक्कन प्लेट्यू आएगा नीचे वाले पार्ट जब पढ़ोगे, और सेंट्रल प्लेट्यू जब ऊपर वाला पढ़ोगे, जहां पे आप विद्यान पढ़ोगे, अरावली थोड़ा सा पढ़ लिया आपने ऑलरेडी। ठीक है, साथ में आप क्या पढ़ोगे, सतपुड़ा रेंज नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अरावली के बारे में भी हमने पढ़ लिया है मैम आज। ठीक है, चलो करें आगे, तो आगे चलते और आगे इसके बाद में समझते हैं क्या समझना है हमें।
ये हमने कल करा था, तो हमें अभी मैंने रिसेंटली बताया भी आपको कि जो अरावली होती है ये क्या है बेटा, गुरु शिखर इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, जब हम जाएंगे विध्यान रेंज में तो विध्यान रेंज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना, सद्भावना शिखर। ठीक है, सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, धूपगढ़, है ना, धूपगढ़। ठीक है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और एक आती है जयंतिया, जयंतिया की पहाड़ी। तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी किस चीज की है भैया, तो ये तीनों ट्राइब भी है मेघालय की और ये पहाड़ी भी है मेघालय की। इसीलिए मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश जहां आती है वो कहाँ है, मौसिनराम। ठीक है, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना कहाँ आती है, मौसिनराम। पहले चेरापूंजी हुआ करती थी, मौसिन उसी के बगल में है मौसिनराम, तो वहां ये वहां की ट्राइब भी है। तो कभी पूछा जाएगा गारो खासी जयंतिया कहाँ की ट्राइब है, तो समझ जाना मेघालय की बात चल रहा है। ठीक है, चलो हो गया। अब अरावली के बारे में हमने जो जो पढ़ा थोड़ा सा एक बार फास्ट रीडिंग कर लेते हैं भैया। फास्ट रीडिंग करने से थोड़ा सा हमें समझ आएगा चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक हमारा गुरु शिखर मैंने भी बता दिया, विच इज लोकेटेड नियर द माउंट आबू राजस्थान। अरावली रेंज जो है सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन मानी जाती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलो ये बता दिया मैंने। उसके बाद हमें और क्या जानना है इसमें ये जानना है कि ये साउथ वेस्ट गुजरात वाले पार्ट जो कि पालमपुर है ना, पालनपुर मैंने भी बताया जगह थी, और दिल्ली टू हरियाणा वाला हल्का सा दिल्ली वाला रीजन, दिल्ली जहां पे आपका रायसीना पहाड़ी, जहां पे आपके वो क्या है प्रेसिडेंट हाउस भी है। चलो, ग्रेजुअली रिड्यूसेस इट्स एलिवेशन एज इट मूव नॉर्थवेस्ट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे जैसे ऊपर की तरफ था अपना एलिवेशन कम करता रहता है, रीजन वहां पे मेटालिक मिनरल्स नहीं मिलते। जो माउंट आबू है वो एक तरीके का हिल स्टेशन है, क्योंकि हरा भरा है, पहाड़ी के जस्ट, ये पहाड़ी और पहाड़ी के जस्ट नीचे माउंट आबू है। इसी वजह से वहां पे क्या होता है, बारिश आ जाती है, क्योंकि पहाड़ी उसे हवा को रोक देती है, और पहाड़ी जैसी हवा को रोकती है तो बारिश वहां पे टकरा के कर देती है। ठीक है, जागरा हिल्स उदयपुर के पास आप लोकेटेड है। ठीक है, चलो डन। अब एक और बात आती है अबाउट विद्यान रेंज, जो कि अभी हमने पढ़ा, तो थोड़ा सा डायग्राम भी देखते हुए चलेंगे तो आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, ये है तो विद्यान रेंज आपको ऊपर मिलेगा, है ना। ये आपकी कौन सी रेंज है, विद्यान रेंज। इसी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है बच्चा, इसी की सबसे हाईएस्ट पीक है सद्भावना। क्या है बच्चा, सद्भावना शिखर, जो कि 752 मीटर है, मध्य प्रदेश में आता है। इस पीक को गुडविल पीक भी कहते हैं। अगर पेपर में कभी आया कि गुडविल पीक किसे कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, विद्यान की बात कर रहे हैं। पहले विद्यान आएगा फिर सतपुड़ा आएगी। डन, चलो तो विद्यान रेंज आप देखोगे जहां पे गुडविल पीक आपको दिखेगी। ठीक है, गुडविल पीक इसे भी कहा जाता है। ओके, ये स्ट्रेच कहां से, देखो थोड़ा सा मध्य प्रदेश, हल्का सा गुजरात की तरफ होगा, थोड़ा यूपी की तरफ उसका पार्ट होगा, थोड़ा सा इधर राजस्थान मिलता जुलता, और इधर बिहार से लगता हुआ। ठीक है, तो आपको ये याद रखने, बस याद रखने हैं, है ना। एक बार पढ़ लेना, मैपिंग के थ्रू पढ़ लेना। इधर एमपी है बीच में, तो एमपी में ज्यादा पार्ट पड़ता है इसका, इधर गुजरात है, थोड़ा सा ये राजस्थान से भी लगता है, इधर ये बिहार से लगता है, और ऊपर भी थोड़ी सी पहाड़ी जाती है, तो इसलिए थोड़ा यूपी को भी ये टच कर लेता है। ठीक है, रन्स पैरेलल टू द सतपुड़ा। इसी के नीचे एक और रेंज आपको पीछे आपने देखी थी, वो क्या थी, सतपुड़ा। देख रहे हो, इसी के पैरेलल, मतलब इसी के पैरेलल एक और रेंज आती है सतपुड़ा, जिसकी हाईएस्ट चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, चलो तो यहां पर हमने पढ़ा कि इसकी जो पैरेलल रेंज आती है वो कौन है भैया, सतपुड़ा, जो कि इंडो गैंगटिक प्लेन फ्रॉम डेक्कन प्लेट्यू को सेपरेट करती है। अब क्या सतपुड़ा रेंज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा मैम इसमें, देखो इन्होंने बोला कि रन्स पैरेलल टू द सतपुड़ा रेंज। एक तो इन्होंने सतपुड़ा रेंज बोला, और साथ में इन्होंने एक और बात कह दी कि ये सतपुड़ा रेंज सेपरेट करती है ना। अगेन अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रही कि सतपुड़ा रेंज किसको अलग करती है, इंडो गैंगटिक प्लेन, मतलब वो गंगा वाला रीजन है ना, गंगा वाले रीजन को किससे अलग करती है, डेक्कन प्लेट्यू से, डेक्कन प्लेट्यू से। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि डेक्कन प्लेट्यू को इंडो गैंगटिक प्लेन से कौन अलग करता है, कौन सी रेंज अलग करती है, तो लिखोगे क्या, सतपुड़ा रेंज। याद रहेगा, दिक्कत नहीं। यस मैम, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो अगर पेपर में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कौन सी रेंज है जो इंडो गैंगटिक प्लेन को डेक्कन प्लेट्यू से अलग करती है, तो कौन सी है, दैट इज सतपुड़ा रेंज, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है भैया, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होगा, सद्भावना। एस से सतपुड़ा, एस से सद्भावना। डन।
यहाँ से बहुत सारी रिवर्स हैं जो बहती है, जैसे चंबल हो गया, चंबल, बेतवा, केन। याद रखना ये नीचे से ऊपर की तरफ बहती हैं, ठीक है। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, पहले तो याद रखना, यमुना बताती चल रही हूँ, यमुना की ट्रिब्यूटरी है और नीचे से ऊपर की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब नदियां बनानी शुरू करते हो ना, तो यमुना जैसी गंगा ये आगरा में जाके गंगा में मिल जाती है। यहाँ से गंगा आई, ये है गंगा, ये है यमुना, यमुना की ऑलरेडी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। यमुनोत्री से निकलती है गंगा, गौमुख से निकलती है, तो यहाँ पे आगरा पे मिलती है गंगा जो कि यूपी में, लेकिन इसके नीचे से ना इसकी ट्रिब्यूटरीज भी इसमें मिलती है, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। कल मैंने पढ़ाया था, आज दोबारा एक चीज बता रही हूं, जब भी आप ऐसे जाओगे, सीधे जाओगे, तो आपके लिए राइट कौन सा है, ये वाला है ना, राइट आपका हाथ ये है। तो जो नीचे से नदियां आ रही है मतलब वो आपकी राइट बैंक वाली रिवर है, ठीक है। जो ऊपर से आ रही है तो आपके लेफ्ट हैंड से आ रही है, तो वो लेफ्ट बैंक है। जब नदी का मुंह इस तरफ होगा मतलब जब वो अरेबियन सी की तरफ गिर रही है, क्योंकि आप पेपर में मैप तो ऐसे ही बनाते हो ना, अपने जैसे आपने मैप बनाया तो आप देखोगे नदी इधर जा रही उधर जा रही, तो आप उसी की तरफ अपना मुंह कर दो। पेपर में ऐसे बैठे हुए हो, ऐसे मुंह कर दो साइड में कि अच्छा इधर की तरफ है, तो नदी जो ऊपर से आ रही मतलब वो लेफ्ट बैंक है, तो ये राइट बैंक है। तो अगर यमुना यहां से मिल रही है इस तरफ, इसका मतलब चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदी नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये कौन सी है, राइट हैंड की राइट बैंक रिवर, ठीक है। टोन्स, टोन्स, ठीक है, ये किसकी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है टोन्स, ठीक है। सोन भी, सोन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एक ट्रिब्यूटरी, ऐसी ट्रिब्यूटरी गंगा की जो कि नीचे से आती है, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ पटना पे जाके बिहार में, बिहार के पटना जो जगह है वहां पर गंगा से मिलती है, ठीक है। ये पटना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलती है। अब समझना, सोन जो है ना, सोन नदी एक तरीके से इसकी राइट बैंक रिवर है, किसकी, गंगा की। अब जब गंगा की राइट है तो कहां से निकलती है इसकी अभी बता दूं, अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू है, वहां से निकलती है और पटना पे जाके गंगा से मिल जाती है। अब ये बात याद रखना कि अमरकंटक प्लेट्यू है कहां पे, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लगता है इतना आप समझ गए होंगे। और ओरिजिनेट फ्रॉम और फ्लो थ्रू द रेंज, इन रेंज से जाती है। अब ये पहाड़, यहाँ पे पहाड़ी है ना बीच में, तो पहाड़ी ऐसे है ढलान की तरफ जानी चाहिए इधर, पर ये ऊपर के जा रही क्योंकि यहाँ की ढलान ऐसे नहीं ऊपर की है ना, यहाँ ज्यादा है तो इस तरीके से ऐसे मुड़ के चली जाती है वो पहाड़ से, ठीक है। याद रखना इसको भी, अमरकंटक प्लेट्यू से आपकी सोन निकलती है और कहाँ मिलती है, गंगा में जाके मिल जाती है। चलो, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट रेंज क्या है, धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे यंगर मानी जाती है विध्यान रेंज से। अगर बोला जाएगा कि सबसे ओल्डेस्ट अरावली, सबसे यंगेस्ट मानी जाएगी तो आपकी ये मानी जाएगी कौन, विध्यान रेंज। पेपर में याद रखना और हाईएस्ट पीक फटाफट से कमेंट में लिख दो। तो हाईएस्ट पीक क्या है भैया, धूपगढ़ है, किसकी, विध्यान रेंज की, नहीं सतपुड़ा रेंज की, है ना। जो चलो, या इसको ऐसे याद कर सकते हो, सुबह सुबह धूप निकलती है ना, तो हम भगवान के सामने आंखें बंद करके, या धूप जब भी निकलते सूर्यदेव को देखते हुए हम सब कुछ क्या क्या बोल रहे होते है ना, धूप के सामने सब कुछ हम सत्य बोल रहे होते हैं, भगवान जी हमें जो भी करा सब कांड कुंड आपको पता है हमारे, तो देख लेना हम सब जो भी बोल रहे हैं आपसे सत्य बोल रहे हैं, बाकी किसी से हम झूठ बोलते रहते हैं, तो आपसे हम सत्य बोल रहे, तो धूप सत्य याद रख लेना, ठीक है। वैसे मुझे पता है दो तीन बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, बट स्टिल अगर याद नहीं होती है तो उनके लिए ये थोड़ा सा दिमाग वाली ट्रिक यूज कर लेना, ठीक है। अब आपकी अदर पीक्स कौन से, देखो पंचमणि पीक्स, अपने पंचमणि पीक्स, महादेव या अमरकंटक प्लेट्यू, समझ गए कहाँ है अमरकंटक प्लेट्यू, मध्य प्रदेश में ही है, कौन सी, सतपुड़ा रेंज के ऊपर, यहीं से आपकी सोन निकलती है। याद आ गया, तो याद रखोगे मैम कल एसएसटी का रिसोर्सेज और इट्स कंजर्वेशन पढ़ाओगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही पढ़ाएंगे भैया, टॉपिक कवर अप करेंगे तो यही पढ़ेंगे, लाइन वाइज लगाते रहेंगे, ठीक है। चलो, स्ट्रेचेस अक्रॉस द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको अपना मैप बार बार याद रखना है, जितनी बार बच्चा मैप बनाओगे उतना क्लियर आपको होता रहेगा। जब भी आप ऐसे बनाओ है ना सतपुड़ा रेंज, तो आपको यहाँ लिखते रहना है, पहले ये मध्य प्रदेश में गई, मैप तो आपको याद है, मध्य प्रदेश के बाद डायरेक्ट छत्तीसगढ़ आता है ना, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और आपको पता ही है जब मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है तो इधर की तरफ क्या है, महाराष्ट्र, है ना, तो महाराष्ट्र, सो ये तीन जगह से जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बनाते बनाते मैप याद रखना है कि पहले महाराष्ट्र आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, उसके बगल में फिर छत्तीसगढ़ के बगल में फिर क्या होता है, झारखंड, और ऊपर थोड़ा होता है बिहार, ठीक है। चलो, यहाँ पे विध्यान रेंज को जो ये लाई करती है, लाइज ऑफ द साउथ ऑफ विध्यान रेंज के साउथ में होती, पेपर में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, भैया बताइए
विद्यान रेंज के, है ना, साउथ में कौन सी रेंज है, पूछ सकते हैं भाई। तो आपको पता होना चाहिए भैया सतपुड़ा, पहले विद्यान आती है फिर सतपुड़ा आती है। अभी हमने पढ़ा था, मैम 10 बार पढ़ रहे हैं, पहले विद्यान फिर सतपुड़ा, है ना, इस तरीके से। विद्यान रेंज सेपरेटिंग नर्मदा एंड ताप्ती बेसिन, समझना क्या बोलना चाह रहा है। लाइज ऑफ द विद्यान रेंज, जो विद्यान रेंज के नीचे आती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने ट्रिकी है, मैं थोड़ा समझा देती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ मैं आपको कहना चाह रही हूँ पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। जो आपकी विद्यान रेंज बोली ना आपने, और उसके बाद आपने उससे पहले सतपुड़ा विद्यान थी और उसके नीचे थी सतपुड़ा। अब अगर पूछा जाएगा कि वो कौन सी रेंज है जो विद्यान के साउथ में आती है, तो आपको पता है सतपुड़ा है। सतपुड़ा रेंज और विद्यान रेंज के बीच में एक नदी निकलती है, उस नदी का जो नाम है, मैं यहाँ पे नदी बना देती हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से निकलना शुरू करती है मध्य प्रदेश से, और थोड़ा गुजरात में जाके अरेबियन सी में गिर जाती है, ये है नर्मदा। कौन सी है बच्चा? नर्मदा। यहां पर एक और नदी है, इसका नाम है ताप्ती, ठीक है, ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये ताप्ती नदी जो है यहां से जाएगी और यहां गिर जाएगी, कहां? अरेबियन सी में जाके गिरेगी। अब आपको क्या याद रखना है, ऐसी कौन सी नदी है जो विद्यान और सतपुड़ा रेंज के बीच से जाती है ना। तो जब बीच से जाएगी वाला क्वेश्चन आएगा बच्चा, तो बीच से कौन जा रही है? नर्मदा। ऐसी कौन सी रिवर है जो सतपुड़ा से नीचे से जाती है? तो वो तापी। तो दोनों की मैंने आपको लोकेशन भी बता दी, दोनों ये भी बता दी कि अरेबियन सी में गिरती है। और एक इंपॉर्टेंट और चीज, जब भी कोई नदी अरेबियन सी की तरफ गिरेगी वो हमेशा बनाएगी एस्चुरी, और जब भी कोई एस्चुरीज बनाएंगी, और जब भी कोई नदी इधर बे ऑफ बंगाल में गिरेगी वो हमेशा बनाएगी डेल्टा। यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स होंगे वो सब नेचुरल वाले होंगे, ठीक है, नेचुरली बन जाते हैं। यहाँ पे बनाने पड़े थे, यहाँ पे नेचुरली बन गए थे। डन। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया है, बताओ भाई, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है? काफी बच्चे स्कूल गए हैं, इस वजह से उनको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो स्कूल नहीं गए वो लोग यहाँ पे जुड़ रखे हैं, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एस्चुरी होता है जहां पे नदी का मुआना होता है, जहां पे एक नदी सीधा मेन ओशन बड़े सी से मिल जाती है, ठीक है, तो उसे एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। तो वाइड पार्ट होता है, ठीक है, यहां से शुरू होती है, माउथ है, एकदम खुल रहा है जहां पर, ठीक है, द वाइड पार्ट या द माउथ ऑफ रिवर वेयर ज्वाइन द सी, ठीक है, रिवर का वो पार्ट जहां पर वो गिरती है। चलो क्लियर? आदित्य क्लियर? आदित्य चला नहीं है, आदित्य वहीं होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं समझाना क्या चाह रही थी, कि यहाँ पे जो बात ये लिखी गई कि जो लाइज द विद्यान रेंज के नीचे जो रेंज रहती है सतपुड़ा रेंज, वो सेपरेट करती है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर बेसिन को। डन। चलो, gradually reduces its elevation as it move from northeast। नॉर्थ ईस्ट का क्या मीनिंग है? नॉर्थ ईस्ट का मीनिंग है नॉर्थ ईस्ट। तो जैसे जैसे मतलब ये इधर की तरफ जाती है ना, जैसे जैसे ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाती है, कौन? आपकी सतपुड़ा, है ना। जैसे जैसे ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाती रहती है, या फिर वेस्ट से ईस्ट बोल सकते हो आप, नॉर्थ ना बोल के उसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ बोल सकते हो, तो धीरे धीरे अपना एलिवेशन खोती है। पहाड़ी पहले बड़ी बड़ी होती है, फिर छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो छोटे का रीजन मतलब वहां पे आपको क्या नहीं मिल रहे होंगे? ज्यादा मिनरल्स नहीं मिल रहे होंगे, और जहां पे ज्यादा मिनरल नहीं मिलेंगे वहां पे पहाड़ी की हाइट थोड़ी सी छोटी हो जाती है। डन इट। चलो नेक्स्ट वन, और कुछ तो नहीं है इसमें छोड़ने वाला, ठीक है। फिर आपने देख लिया नर्मदा, तापी, सोन, महानदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्लो थ्रू विच। और याद रखना सोन अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ हैं? इसी सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दी थी, अब थोड़ी सी रेंज देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी में आपकी अमरकंटक प्लेट्यू भी है, अमरकंटक प्लेट्यू। वहां पे तो हमने पढ़ा कि कहां से निकलती है, और यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अमरकंटक प्लेट्यू है कहां पे? वो है आपके सतपुड़ा रेंज में। तो सतपुड़ा रेंज में है, और सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? सत्य बोलो धूप में खड़े होके, तो धूपगढ़ करेक्ट आंसर। डन इट। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अब चलते हैं थोड़ा सा इलायची वाली नदियों में, ठीक है। चलो तो अब हम धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं अपने कौन से? वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट पे,
ठीक है, नीचे नीचे प्लेट्यू में चले, हमने सेंट्रल पार्ट कवर अप कर लिया, सेंट्रल पार्ट हमने पूरा कवर अप कर लिया सेंट्रल। अब आते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू भैया नीचे की तरफ है। डेक्कन प्लेट्यू में आपको ज्यादातर ब्लैक सॉइल दिखेंगी, नीचे वाले पार्ट में ब्लैक सॉइल दिखेंगी, ब्लैक सॉइल, ठीक है। और ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन, तो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल को रिगुर सॉइल भी कहते हैं। रिगुर सॉइल, कैसे हैं सब लोग? रिगुर सॉइल, डन इट। चलो इस तरफ क्या पड़ता है बेटा? इस तरफ आपका पड़ता है वेस्टर्न घाट, ठीक है, इस तरफ पड़ता है वेस्टर्न घाट, और इस तरफ पड़ता है ईस्ट की तरफ तो ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। मैंने अभी बताया था जो ईस्टर्न घाट है वो थोड़ा टूटा टूटा है ना, डायरेक्ट जैसे मैंने बनाया वैसा नहीं, बस समझाने के लिए बनाया। ये पूरा टूटा हुआ पार्ट है, टूटा टूट 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 टूट, और ये पूरा बना हुआ पार्ट है, ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा होंगी, ठीक है, चर्चा करेंगे अभी इसके बारे में। पर पहले आप मुझे बताओ, आप इतना समझ पाए हो? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट इतना समझ पाए हो भैया? हाँ ना में जवाब दो भैया। चलो ओके, तो यहां पर मुझे लगता है क्लियर, यस मैम दैट्स क्लियर, ओके ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये क्या दिख रहा है? कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची, तो इलायची की पहाड़ियां आपको यहाँ दिखेंगी, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। इलायची अभी आगे पढ़ेंगे, पर बता दूं इलायची की पहाड़ियां हैं ये। और यहाँ पर आपका नीलगिरी है, जहाँ पे आप विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर टकरा के गिरा था ना, यहाँ पर वो नीलगिरी यही है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं भाई बॉर्डर प्लेट्यूज घाट्स। भैया प्लेट्यू के घाट्स में भी बॉर्डर्स बने हुए, ठीक है। यहाँ पे जो ये प्लेट्यूज होते हैं, ये जो बॉर्डर बने हुए दो माउंटेन रेंजेस जैसे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से मिलके बने हुए, ठीक है मैम, हम ये भी समझ गए ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से मिलके बने हैं। तो जरा और समझाइए, जो ईस्टर्न घाट हैं ये लोअर एंड ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, स्मॉलर हिल्स यहाँ पे आपको देखेंगी ईस्टर्न कोस्ट में। और अगर हम वेस्टर्न की तरफ चलेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे टॉलर्स घाट्स है ना, रन बहुत तेजी से लंबा है, एक्ट लाइक अ वॉल, क्योंकि वॉल की तरह एक काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वाटरफॉल जो कि मॉनसून सीजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी, ज़्यादातर ये पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट का जो एक तरीके से हम एलिवेशन बोले, है ना, एक तरीके से हम एलिवेशन बोले कि अगर मैं बनाना शुरू करूँ यहाँ पर और मैं बोलूँ कि भैया देखो, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है ना ये 1500 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। तो आपको पता है ये तो टूट टूट के बनी हुई है, तो आपको पता चले ही होगा कि ये इसकी जो लेंथ है ना ये थोड़ी कम होगी, है ना, अलग अलग होगी क्योंकि पूरी नहीं है। वो 1500 किलोमीटर तक, पूरी मीटर तक एक रेंज होती है, इसकी एलिवेशन रेंज होती है, ठीक है, वो है। चलो आगे चले, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी चीज़ों को। चलो जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की ऊंची, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सबकी याद रखनी है भैया, इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है अनामुडी, अनामुडी, ठीक है, जो कि कहाँ की तरफ है? सब केरला की तरफ है। तो अनामुडी कहाँ की तरफ है भैया? केरला की तरफ है। तो अनाईमुडी जो है वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये कहाँ से स्ट्रेच करती है भाई? गुजरात से, गुजरात से शुरू होती है, यहाँ से, गुजरात से यहाँ से शुरू होती है, नीचे तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक जाती है, ठीक है, नीचे तमिलनाडु तक जाती है। गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, गोवा भी आएगा, कर्नाटक भी आएगा, केरला भी आएगा, तमिलनाडु भी आएगा, डन, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी ताप्ती रिवर होती है, यहाँ से ऊपर से बेटा ताप्ती रिवर निकलती है, यहाँ से निकली ताप्ती, ठीक है, ताप्ती निकली, और नीचे कौन सी नदी होती है भाई? यहाँ पे नदी तो नहीं होती, नीचे एक पार्ट आता है तमिलनाडु का, कन्याकुमारी, वहां तक जाता है, कन्याकुमारी, कुमारी नहीं कुमारी, कन्याकुमारी, एक मिनट, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, डन। इतने में किसी को दिक्कत, समस्या? मैम वेस्टर्न पार्ट हाईएस्ट पीक इज अनाईमुडी, हाँ जी। आदित्य आपको भी लिखना है बच्चा, है ना, आपको छोड़ना नहीं है। चलो, होम टू एवरग्रीन डेसिडियस, देखो पानी यहाँ पे होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश भी होती है, इस वजह से यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे वो एवरग्रीन मिलेंगे, ठीक है, डेसिडियस मिलेंगे, और माउंटेन
फॉरेस्ट वगैरह मिलेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यहाँ की एक साइट को ले रखा है, वेस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल रखा है। यहाँ पे एक फेमस हिल स्टेशन है ऊटी और महाबलेश्वर मंदिर भी आपने यहाँ पे देखा होगा। ठीक है मैम, आदित्य चला गया शायद। बच्चा आदित्य चला गया पता नहीं, आदित्य यहाँ पे प्रेजेंट तो है पर पूरी तरीके से प्रेजेंट है कि नहीं है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आदित्य यहाँ पे है नहीं कि है कि क्या चाह रहा है मुझे समझ नहीं आया, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं जितनी बातें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ मैं समझा रही हूँ। ठीक है, आदित्य सिर्फ जा रहे हो फिर आ रहे हो ये मैनू समझ नहीं आ रहा पुत्र। ओके, सह्याद्री समझना, वेस्टर्न घाट को बच्चा, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है, सह्याद्री। ठीक है, स्पेलिंग में भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है पर सह्याद्री कहा जाता है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, सह्याद्री कहा जाता है। अगर कभी आता है सह्याद्री, वेस्टर्न घाट का अदर नेम अगर आता है तो सह्याद्री आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। उसी को नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पे कहा जाता है? कर्नाटका प्लस तमिलनाडु में। डन। अगर बोलेंगे नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे बोला जाता है नाम, तो कर्नाटक एंड तमिलनाडु का ही, मतलब वेस्टर्न घाट का ही एक पार्ट है जो कि लोकल नेम अलग अलग बना रखे। नीलगिरी की पहाड़ियां इसको बोला जाता है कर्नाटक में। ठीक है, सह्याद्री इसे महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट को। और अनामली या फिर आप कह सकते हो कार्डमम। ठीक है, अनामलई और कार्डमम, इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ? विच इज इन केरला। तो मतलब आपका ये वेस्टर्न घाट टूट रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ पार्ट में महाराष्ट्र वाले पार्ट से अगर जाएगी तो वहां पे इसको बोलेंगे सह्याद्री। फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा गोवा, मतलब कर्नाटक तमिलनाडु वाले पार्ट पे तो नीलगिरी। फिर एक थोड़ा नीचे जाएगा अनाईमली या कार्डमम, वो देखा आपने, वो क्या है? केरला में वेस्टर्न घाट को बोला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जब आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं, ठीक है, दोनों मिलते हैं तो कहां पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। समझ गए? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों एक जगह पे टकराते जरूर है। वो जगह कौन सी है भैया? वो जगह है आपकी कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी वाले पार्ट में आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है, अब अगर ये कंटिन्यूअस है तो यहां की जो हाइट है ना बच्चा वो ज्यादा है, ये ज्यादा एलिवेटेड है, एलिवेटेड, हाई एलिवेटेड। तो आपको क्या लगता है जो वेस्टर्न घाट होगा ये हाई एलिवेटेड हो तो ईस्टर्न घाट लो एलिवेटेड है, इसीलिए ज्यादातर नदियां कैसे जाएंगी? इस तरफ झुकेंगी, है ना। ज्यादातर नदियां को कहां जाते हुए दिखेंगी? आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हुए दिखेंगी। ठीक है, चलो, वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट इन्वॉल्व हैं? अच्छा, वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट इन्वॉल्व हैं? सुनो जरा, वेस्टर्न घाट के स्टेट, पहले क्या आता है? गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, फिर क्या आता है? कर्नाटका, फिर क्या आता है? केरला। ठीक है, समझ गए? कितने? 1 2 3 4 5, 5 स्टेट। डन इट? न कि अब कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, डाउट क्लियर? तो यहां पर जो आपको ये दिख रही है कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे मेंशन है, मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
ठीक है, केरला और थोड़े बहुत पार्ट में ये थोड़ी सी उधर भी चली जाती है तमिलनाडु की तरफ, तो हल्का सा आप तमिलनाडु इसमें कह सकते हैं। ये सारा पार्ट इसमें कवर अप भी है। ओके, डन न की? ओके, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुजरात, गोवा, केरला एंड आपका तमिलनाडु वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत इसमें शामिल है। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपका एक यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी डाल रखा है। ठीक है, तो ये जो कवर अप एरिया कर रही है ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, चलो। यस मैम, आई हैव नो डाउट। ओके, चलो डन, इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के बारे में जानकारी। ईस्टर्न घाट अगर आप देखें तो यहां से शुरू होता है धीरे धीरे टोटा। इसकी हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़ पीक, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इस तरफ है, इसीलिए ये वाली हाईएस्ट पीक मानी जाती है। स्ट्रेचेस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कवरिंग उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका। अब आपको देख रहा होगा कि इस तरफ के जो स्टेट्स होंगे वो इसमें। ठीक है, सबसे पहले तमिलनाडु आता है, फिर क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है, फिर क्या आता है? उड़ीसा आता है ना? आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है। अच्छा, इसमें आपको एक पार्ट दिख रहा होगा कर्नाटक। मैम कर्नाटक तो इधर है, क्योंकि यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी ना फैली हुई है। ठीक है, तो ये आधा पार्ट तमिलनाडु की तरफ जाता है और आधा पार्ट इधर जाता है, इसीलिए कर्नाटक भी आप इसमें शामिल करेंगे। कर्नाटक जो ये नीलगिरी पहाड़ी है जहां पे आपका ईस्टर्न घाट, यहां पे समझना, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों की भी एक हाईएस्ट चोटी है, उस चोटी का नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा हाईएस्ट चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की, जो कि आपके ज्यादातर ऐसा माना जाता है कर्नाटका, तमिलनाडु प्लस केरला में भी हल्का फुल्का आता है। केरला में तो क्यों नहीं आएगा भैया, केरला के अंदर की पूरी रेंज है, केरला तक की पूरी रेंज है ना? तो हल्का सा पार्ट, बहुत ज्यादा हल्का पार्ट इसका कहां पर आता है? थोड़ा सा केरला वाला पार्ट में आता है। इसीलिए जो वो हेलीकॉप्टर था वो यहीं पे क्रैश भी हुआ था। डोडा बेटा एक तरीके से तमिलनाडु भारत की लगभग 9 किलोमीटर से दूर होती है, और भारत के तमिलनाडु वाले पार्ट में ज्यादा पार्ट है इसका, कर्नाटक में थोड़ा सा कम पार्ट है। ठीक है, लेकिन पड़ता है। ओल्डर देन आ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपकी ज्यादा यंग है एज कंपेयर टू आपके ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट जो है आपकी क्या है? थोड़ी सी ओल्डर है, और ये थोड़ी सी क्या है? इस तरीके से बोलेंगे यंगर है, तो इसीलिए इसको सेव करा जा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे बहुत तरीके के आपको सालवुड, जो सैंडलवुड, मतलब एक तरीके से क्या है? चंदन, चंदन खिसमेरे नंदन। ईस्टर्न घाट हाईएस्ट चंदनगढ़ पीक आंध्र प्रदेश। यस, डन। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर समझ आ गया है। बहुत अच्छा आकर्षक जगह भी आपको देखने को मिलेगी। इवन ये अगर आप कभी जाओगे इन फ्यूचर अकेले, दोस्तों के साथ, या फिर कुछ होने वाले अपने सहभागी, तब आप यहाँ जाना। ठीक है, डोडा बेटा नीलगिरी को नीला पर्वत भी कहा जाता है, कहीं जगह पे बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली। आपको याद रखनी कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्योंकि मैपिंग याद रहेगी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इजीली आप कर पाओगे। ओके, इंपॉर्टेंट जो डेक्कन प्लेट्यू में है वाटरफॉल्स। ठीक है, वाटरफॉल्स एक एनसीईआरटी में बड़ा चर्चा में रहा है ये वाला वाटरफॉल, इसीलिए आपको ये दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है? केरला में पेरिया कनाल या पेरिया कनाल कह सकते हो, मुन्नार इन केरला ऑफ इंडिया ये वाटरफॉल लोकेटेड है, विच इज इन एक पेरियार नेशनल पार्क है। मैं हमेशा याद करती हूँ, जैसे करेला कोई खाता नहीं है तो उसको प्यार से खिलाओगे ना, जैसे आपका कोई प्रेमी संबंधी आप जिससे बहुत बड़ा प्रेम करते हो, आपको प्यार से खिलाएगा तो आप खा लोगे, तो वैसे प्यार से पेरियानिकल याद कर सकते हो, केरला में एक वाटरफॉल है। ठीक है, सहभागी मीन्स, सहभागी मतलब आपका साथ देने वाली आपकी भागिनी। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। इन फ्यूचर कभी रहोगे, शादी वादी होगी, शादी वादी से पहले ही या जिसका मन हो, है ना, घूम सकता है। ठीक है, चलो
तो यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क भी लिख दो भैया, वो केरला में है, पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, सहभागी मीन्स, चलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे चीजें दी गई थी वैसे, बट स्टिल थोड़ा सा अजीब सी हो गई। चलो मैं लिख लेती हूँ, क्या है, नीलगिरी के लिए लिखा था, है ना, जो मैं आपको बता ही रही थी वो, खैर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, पर फिर भी नीलगिरी हिल्स के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि नीलगिरी हिल्स जो है बेटा, वो उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और ये 3 जगह के क्या है, ट्राई जंक्शन से मिलके बनी है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। 3 से, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, केकेटी, ठीक है, केकेटी, इन तीनों से मिलके ये बनी है, जो कि आपकी ईस्टर्न घाट को साथ निभाने वाली, हाँ जी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को क्या करती है बच्चा, यहाँ से सेपरेट करती है। यहाँ से पहाड़ी आई, यहाँ पे लगी, यहाँ से आई, यहाँ से आई, है ना, तो यहाँ पे, ओके। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी थी, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है, तो मुझे लगता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अब भैया आपके कोस्टल रीजन के बारे में अगर बात करें तो वाइड प्लेन एज मेजर एज डेल्टाज इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है ना, ये सारी नदियाँ। पहले आपकी कौन सी आती है, पहले आती है नर्मदा, नहीं आती, पहले आपकी क्या आती है, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी आती है, फिर कृष्णा आती है, फिर कावेरी आती है, और महानदी तो इस तरफ उड़ीसा की तरफ गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा, फिर कावेरी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ईस्ट कोस्ट की बात करें, ईस्ट कोस्ट, तो चिल्का लेक और पुलिकट लेक। देखो चिल्का छिलके से याद रखना, काइंड ऑफ एक तरीके से सॉल्ट लेक है, सॉल्टी लेक है ना, सॉल्टी लेक बोलेंगे, कहाँ पर है, उड़ीसा में, याद रखना। पुलिकट इकलौती ऐसी लेक है बच्चा, पुलिकट इकलौती ऐसी लेक है, कैसी लेक है मैम, जो थोड़ा सा तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है, बीच में एकदम, थोड़ा आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में, और वहां से जाके आपको वहां पे ये देखने को मिलेगी क्या, पुलिकट लेक, ठीक है। पुलिकट लेक आपको दोनों राज्यों में देखने को मिलेगी, ठीक है। और पुलिकट लेक ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं ईस्ट कोस्ट की, ठीक है। चलो तो नीचे क्या है भैया, यहाँ पर कावेरी है, तो कावेरी ही यहाँ पे जो नदी है वो गिरती भी है, ठीक है, इस तरफ। अ लगून इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ नेचुरल बैरियर। लगून क्या होती है, लगून लेक, एक तरीके से ये आपकी लगून लेक है, ठीक है। ये लगून लेक होती क्या मैम, ये लगून लेक होती है एक बड़ी सी वाटर बॉडी, एक नेचुरल बैरियर जो बन जाता है, वो नेचुरल बैरियर उस बड़ी सी वाटर बॉडी का थोड़ा पानी इस तरफ शिफ्ट कर देगा, है ना, और बीच में नेचुरल बैरियर बन जाएगा, जिसकी वजह से बड़े पानी में से छोटा पानी सेपरेट हो गया एक नेचुरल बैरियर से, उसे हम लगून कहते हैं। तो आपकी कितना टाइम, और बेटा टाइम तो लगेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लगून लेगा, अगर आप ये चीजें पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी हम पे कम है, और टाइम कम के साथ साथ हमें चीजें ज्यादा कवर अप भी करनी है, तो थोड़ा सा इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। लगून लेक एक तरीके से बेटा बहुत कम पानी, है ना, ये कह सकते हो लगून लेक कम पानी वाली होती है, शैलो होती है, मतलब ज्यादा गहराई नहीं होती उसमें, ठीक है, ज्यादा गहराई नहीं होती है। तो लगून लेक्स जो आपको भारत में, इंडिया में मिलेगी, क्या किसी को पता है, ठीक है, चिल्का है आपकी, पुलिकट है आपकी, ये दोनों बहुत स्पेशल लगून लेक मानी जाती हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ ये दोनों है। चलो आगे चलते हैं। डेल्टा क्या होती है, बस खत्म होने वाली क्लास, नो वरी, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक तरीके से लैंडफॉर्म होता है, ठीक है, जो क्रिएट होता है रिवर के माउथ से, मतलब जहां से रिवर निकलती है वो ओरिजिन होता है बच्चा, वो क्या होता है, ओरिजिन। अगर मैं बोलूं जहां से आपकी रिवर निकल रही है बेटा, वो क्या है, आपका ओरिजिन है, और जहां पे जा रही है रिवर वो आपका माउथ है ना, माउथ है, मुंह से। अगर मैं बोलूं उल्टी आएगी तो कैसे करोगे, है ना, वही वाला काम है कि माउथ पूरा खोल देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो लैंड फॉर्म्स के द्वारा क्रिएट होता है, जब रिवर अपना मुख खोल देती है, पानी ऊपर से आ रहा है, खुलते खुलते आपको दिख रहा होगा यहाँ पे झाड़ियों जैसे फैल रहा है ना, एक तरीके से पूरे पंजे फैला रहा है, इस तरीके से देखो पूरे पंजे फैला रहा है एकदम,
ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, नदी जब ऊपर से आती है, बहुत तेज से आती है, अपने साथ बहुत कंकड़ पत्थर वगैरह बहुत सारी चीजें अपने साथ बहते हुए लेके आते हैं। धीरे धीरे जैसे वो अपने पहाड़ी वाले एरिया को छोड़ के प्लेन्स में आती है ना, आपने भी नदन प्लेन्स पढ़ा था ऊपर, जहाँ पे गैंगटिक प्लेन आपने पढ़ा, वहां पे धीरे धीरे जाती है तो कुछ चीजें छोड़ती हुई जाती है, बाकी जितना बचा हुआ मटीरियल उसको होगा अपने मेन नदी में पहुंचने तक, अपने मुंह तक ले जाती वहां पे उतना छोड़ देती है, ऐसे डायरेक्ट जाएगी और छोड़ देगी। तो धीरे धीरे ना वहाँ जमा होता रहेगा और जमा होते होते ना ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, अब अपने साथ पत्थर लाए, कंकड़ लाए, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें लाए। मैम आप भी जाओगे क्या जब आपके साथ निभाने वाला आ जाएगा? अरे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे यार, घूमने जाएंगे एकदम बढ़िया वाला, क्यों नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से भैया यूं करके जाएगी नदी और यहाँ पे छोड़ती हुई जाएगी। तो छोड़ती हुई जाएगी तो बहुत सारा क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। अब आप खुद ही बताओ, अगर आपके घर में है ना एक तरीके से आपने कूड़ा साफ कर रहे हो, सडनली आप इस तरीके से मान के चलो कि आपने कूड़ा फेंकना शुरू करा एक जगह पे, तो पहले थोड़ा सा इकट्ठा होता है, फिर थोड़ा सा और एक और दिन फेंका, फिर थोड़ा और होगा, फिर और फेंको, एक टाइम आएगा कि वो कूड़ा ना बिल्कुल ऐसा गच्छा जैसा बन जाएगा, पूरा एकदम भर जाएगा, तो एक तरीके से प्लेन टाइप बन जाएगा ना। तो वही एक तरीके से बड़ा सा जो लैंडफॉर्म एक तैयार हो जाता है। ठीक है, जब आपके सेडिमेंट्स नदी क्या करती है, डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है, सेडिमेंट्स को क्या करती है, डिपॉजिट मतलब उठाती है और वहां पे फेंक देती है ना। तो सेडिमेंट्स को जहां पे रिवर अपना कैरी करके डिपॉजिट कर देती है बच्चा, उसे कहते हैं हम डेल्टा। तो डिपोजिशन अकर्स व्हेन रिवर एंटर द लार्जर बॉडी, और डिपोजिशन डेल्टा हमेशा तभी बनेगा जब कोई नदी किसी बड़ी सी लार्जर बॉडी पे जाकर, या किसी लार्जर वाटर बॉडी पे, कोई ओशन पे जाके, या फिर बड़ा सा एक है वहां पे जाके बार बार अपना जा रही है, हर बार आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है ना, तो वहां पे इकट्ठा करती रहती है। तो तभी करती है जब छोटी नदी किसी बड़ी वाटर बॉडी पर मिल जाती है। अब वो लेक हो सकता है, ओशन हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके। जब और ऐसा कब करेगी भैया, ऊपर से जब आती है, जब बच्चा छोटा हो तो बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करता है ना, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो थोड़ा सा कम भागता है कि नहीं। तो उसी तरीके से नदी जब ऊपर से आती है तो बहुत तेजी से भागती हुई आती है, तो अपने साथ जितने बड़े बड़ी चीजें लेकर आती है ना, वो सब उठा के लेकर आती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे कम होती रहती है वो छोड़ती हुई चली जाती है ना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे द बिल्डअप ऑफ दी सेडिमेंट्स फ्रॉम ट्रायंगुलर फैन शेप्ड, ये ट्रायंगुलर फैन शेप्ड आप देख पा रहे होंगे, या इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, है ना, इस तरीके से बना दिया। ठीक है, चलो थोड़ा सा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वगैरह के बारे में, कौन कौन सी कोस्ट होती है थोड़ा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम रन ऑफ कच्छ से शुरू करते हैं, काठियावाड़ का कोस्ट इसे कहते हैं बच्चा, एक मिनट थोड़ा सा बता दो, काठियावाड़ का कोस्ट कहते हैं इसे। फिर यहाँ से चलते हैं इतना, है ना, काठियावाड़ का एक कोस्ट हो गया, उसके बाद आपका ये कोंकण कोस्ट है इतना, ठीक है, कर्नाटका तक हो गया, गोवा कर्नाटका कवर अप कर लिया, तो यहाँ तक आपका कोंकण कोस्ट। फिर यहाँ से आपका मालाबार, ठीक है, जिसे आप मालाबार कहते हो। फिर यहाँ से आपका क्या है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ तक आता है, आंध्र प्रदेश के आधे पार्ट तक आता है। फिर यहाँ से आधा आंध्र प्रदेश कोस्ट, ठीक है। फिर नदर सिरकार भी आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा उड़ीसा वाला पार्ट को ना नदन सिरकार कहा जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और इसका भी थोड़ा सा नदन सिरकार कहा जाता है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है पर स्टिल मैं लिख देती हूँ, नदन सिरकार भी हो सकता है, ठीक है। और ऊपर फिर आपका उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक उत्कल कोस्ट हो जाता है, डन, ठीक है। इधर कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कोस्ट जो लिख रखे हैं ये अलग अलग जगह के। यहाँ पे कौन कौन कोस्ट है, यहाँ पे देखो महाराष्ट्र भी आता है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा, सॉरी पहले गोवा लिख देती हूँ फिर कर्नाटक लिख दूंगी, है ना, गोवा भी आता है और फिर कर्नाटक भी आता है, ठीक है। चलो, तो इंडिया जो टोटल कोस्ट वाला एरिया है 7516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, ठीक है। इसमें से 2904 किलोमीटर तो आइलैंड्स की टेरिटरी है, आइलैंड्स मतलब जो आपके इधर दिखेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और उसमें से 5422 जो होंगी आपकी मेनलैंड कोस्टल है, मतलब जो लैंड्स में जो कोस्ट एरियाज है उनकी है, तो ये भी याद रखना, है ना। 7516.6 किलोमीटर टोटल, और उसमें से भी 2 बार डिवाइडेड है, एक तरफ आइलैंड्स वाले और एक तरफ मेनलैंड वाले। मैम डाउट, बच्चा क्या डाउट है, मैम क्या आप भी जाओगे, क्या डाउट है ना, कि बोलो 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 जल्दी बोलो। चलो, तो ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन से छोटी कोस्ट लाइन तक, गुजरात की सबसे, मैम एक डेल्टा का पार्ट समझा दो, मैम एक डेल्टा का पार्ट समझा दो, क्या समझाना है बच्चा उसमें, बताओ मुझे क्या समझाना, जल्दी बोलो। तो थोड़ा सा ही बचा है, फिर आपका हिंदी भी है इसलिए मैं कह रही हूँ, है ना।
काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर वैसे, बस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा भी नहीं है। चलो वही बताओ। डेल्टा का पार्ट दोबारा समझाना है। डेल्टा में क्या समझाना है, जब भी नदी आती है भागते हुए एकदम, है ना, मचलते हुए आती है, तो ऊपर से आती है। तो ऊपर से जब नदी आती है तो उसमें ना सामान भर के लाती है वो, है ना, सामान भर के लाती है एकदम ऊपर से उठा के एकदम। जब पहाड़ी से गिर रही है तो जितना सामान पहाड़ी पे होगा सब खींचते हुए लेकर आएगी। पर जैसे जैसे नदी प्लेन्स में आती है हल्की हो जाती है, तो धीरे धीरे जो इतना बड़ा सामान लेकर आई होगी वो छोड़ना शुरू करती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है और धीरे होती रहती है, उसकी वेलोसिटी और कम होती रहती है, वैसे वैसे वो क्या करती है, अंत में जब एक बड़ी नदी से कोई लेक हो, कोई ओशन हो, उसमें, है ना, मिल जाए तो वहां पे छोड़ देती है। तो जब वहां पे छोड़ना शुरू करती है ना, तो उसके अंदर कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी मिट्टी वगैरह ये सब होंगे, घास फूस होंगी, वहां पे छोड़ेगी। तो हर बार ऐसे ही काम करेगी, आएगी छोड़ेगी, आएगी छोड़ेगी। तो धीरे धीरे ना वहां पे वो डेल्टा बनाना स्टार्ट करती है। किस तरफ करती है ये करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, क्योंकि ज्यादातर नदियां वहीं झुकी हुई है कि नहीं। मैम मेरा ध्यान नहीं, पूरा समझाओ प्लीज। ठीक है, तो मैंने बता दिया डेल्टा एक तरीके का लैंडफॉर्म एरिया होता है जो कि आपकी नदी बनाती है जब उसका मुंह खुलता है। कहां पर, किसी बड़ी नदी पे, वाटर बॉडी पे, क्योंकि वहां पे वो सेडिमेंट्स को डॉट क्या करती है, डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट मतलब वहां पे फेंकती है, रखती है, वहां पे डिपॉजिट कर देती है। जैसे मानो ये नदी है, ये आती है आती है आती है आती है आती है। अब मान लिया जाए नदी सीधा सीधा जाती थी, यहाँ पे एक गड्ढा हुआ, तो धीरे धीरे इसने सेडिमेंट्स इकट्ठा करने लगे, यहाँ फेंकने लगी। एक टाइम नदी फिर ऐसे करके जाती, ऐसे करके जाती। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब सेडिमेंट्स इतने भर जाएंगे कि नदी कैसे बहेगी, सीधा 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 सीधा, है कि नहीं, सीधे सीधा बहने लगेगी, क्योंकि उसने सारा सेडिमेंट्स भर दिया भैया। अब क्या है उसका काम, सीधा जाएगी, फिर कहीं और जाके वहाँ पे गड्ढा, वहाँ पे अपने सेडिमेंट्स छोड़ना शुरू करेगी। तो इस तरीके से नदी धीरे धीरे जाके क्या करती है, डेल्टा बनाना शुरू करती है। ठीक है, तो जो डेल्टा होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है। ज्यादातर ये आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ ज्यादा दिखेगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में नदियां क्या है, ढली हुई हैं। इधर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां ऊंची है ना, और ईस्टर्न घाट की क्या है, नीची है। तो पहाड़ियां ऊपर से नीचे की तरफ बहती है ना नदी, तो इस तरफ ज्यादा बहती है, इसलिए इस तरफ ज्यादा बना पाती हूँ। इस तरफ उसे वेलोसिटी कम चाहिए, इस तरफ ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती है, इस वजह से पानी सीधा ढक हो जाता है ना, इसलिए एस्चुरी बन जाती है नेचुरल की तरह। लेकिन यहाँ पर पानी को टाइम लगता है, तो जैसे जैसे स्पीड कम होगी तभी डिपॉजिट कर पाएगी। डिपॉजिट करने के लिए स्पीड कम होनी चाहिए, और स्पीड कम यहाँ की तरफ होगी। डन, चलो तो ये याद कर लेना भाई, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन से छोटी कोस्ट लाइन तक गुजरात सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मानी जाती है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा। इधर कोई ट्रिक लगा लो, GTAM, है ना, हमने GTA में करेला खाया और फिर उड़ेल दिया, क्योंकि हम नाटक कर रहे थे खाने का, है कि नहीं, कुछ काइंड ऑफ GTM में ऐसे कुछ करके याद कर लो, GTM, GTAM, GTM। फिर केरला, कुछ मतलब स्टोरी बना लो अपने आप से, मेरे से तो GTM ही बन रही है, मैं उसके अलावा और क्या बनाऊं। चलो भैया, लक्षद्वीप आ गया। लक्षद्वीप एक तरीके से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, टोटल 36 आइलैंड्स कह सकते हो आप लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारती, कवारती, ठीक है, कवारती इसकी कैपिटल है, याद रखना। ठीक है, इंडिया, यहाँ पे बहुत सारा मरीन वगैरह, जो फिशेस वगैरह, जो मैराइन एरियाज होता है, ज़्यादा पानी वाला एरिया है, स्क्यूबा डाइविंग वगैरह ऐसी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे लोग करते भी हैं। ठीक है, और नॉट यहाँ पे जितने भी आइलैंड है सभी जगह आप रह नहीं सकते, कुछ जगह सिर्फ स्पेशली फॉर एनिमल्स वगैरह। मैम 1:30 हो गया है, प्लीज़ इवनिंग में करा देना मैम प्लीज़। 1:30 कहाँ हुआ है बच्चा, अभी तो 12 भी नहीं बजे, न कि तुम्हारी घड़ी स्लो है क्या। ठीक है, तो लक्षद्वीप से हमें क्या क्या याद करना है वो मैंने आगे बता रखा है। यहाँ पे लक्षद्वीप में बहुत सारे आपको कोरल्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे अंदर जो चमचमाती हुई आपको घासें दिख रही है ना, कोरल्स होती हैं, और जब ये मरती है तो ये सफेद हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे कोरल्स आपको दिखेंगे। लक्षद्वीप जो है आपके अरेबियन सी की तरफ दिखेगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो किस तरफ होगा, मालाबार कोस्ट ऑफ केरला से पास में होगा, लोकेटेड इन अरेबियन सी। ठीक है, चलो सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है भारत का। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, तो दिस इज लोकेटेड इन अ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इनकी थ्रू बनता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र ही उधर जाती है। इंडस तो इस तरफ जाती है, कहां की तरफ, इंडस जाती है आपकी अरेबियन सी की तरफ, तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी इस तरफ ही होंगी। ठीक है, तो
उस तरीके से जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र उस तरफ गिरती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। जो डेल्टा होता है उसका यूनिक कॉम्बिनेशन है रिवर, सी और लैंड्स का, ठीक है। डेल्टा जब बनता है तो इस तरीके से हमने देखा होगा, कई सारी चीज दिखेंगी और आपको ना ऊपर ही दिखेंगी बहुत सारी चीजें, है ना, एकदम एक तरीके से लैंड जैसा लगेगा कि लैंड है, पर एक्चुअली में वो कूड़ा कंकड़ करकट होता है, ठीक है, एक तरीके से। अबाउट द हाफ ऑफ लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेस्ट इन द बांग्लादेश, ठीक है। आधा पार्ट इंडिया में है और आधा पार्ट इसका कहां पर है, बांग्लादेश में है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सुंदरबन डेल्टा, इकलौता डेल्टा है जहां पे बन रखा है, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में रखा गया है, क्योंकि इसी डेल्टा के आसपास बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो उसी की डेल्टा की वजह से है ना, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर है वहां पे, है ना, उसका घर है वहां पे, तो भैया उसको प्रोटेक्ट कर रखा है इस वजह से, है ना। चलो बस खत्म होने वाला है बच्चा। लार्जेस्ट कंट्री अगर हम बोले लैंड एरिया में, सबसे लार्जेस्ट कंट्री अगर हम बोले लैंड एरिया में तो कौन सी है, रक्कूबाई से मैंने याद करा था, ठीक है, RCCUBAI, ठीक है, रक्कूबाई, ठीक है, बाइया कर लो, बाइया, ठीक है, फिर वहां पे कजाकिस्तान में ना बैयाग्स, रक्कूबायाग, ठीक है। तो रक्कूबाई से रशिया है, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर USA, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया 7वें नंबर पे। हाँ, तो अगर टोटल एरिया में देखो तो इंडिया कौन से नंबर पे बेटा, 7वें नंबर पे है। अगर वही बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन पहले इंडिया आती है, फिर चाइना आती है, फिर यूनाइटेड स्टेट आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर नाइजीरिया आता है, ब्राजील, बांग्लादेश और रशिया। ऊपर की पहले की 3-4 याद कर लेना। जो आपका इंडिया है उसका सदर्न पार्ट जो इक्वेटर के मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला वो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एरिया में जो ज्यादातर आपको वो दिखेंगे, वो पेड़ वगैरह ज्यादा वहां पे कम दिखेंगे, इसलिए नदर्न प्लेन में आपको पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगी, पेड़ वेड़ कम दिखेंगे। यहाँ पेड़ वेड़ ज्यादा दिख जाएंगे आपको, है कि नहीं, समझ गए। इंडिया कवर इतना एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड एज बाय लैंड एरिया, और पॉपुलेशन वाइज इंडिया कौन से नंबर पे, पहले, पॉपुलेशन में छोड़ा नहीं है इंडिया। चलो ये क्या पार्ट है, ये आपका शायद लास्ट पार्ट है, और यही लास्ट पार्ट के बाद बच्चा आपका थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा, बट स्टिल मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर अप कर लेती हूँ। नॉर्थ अंडमान, फिर आपका मिडल अंडमान आता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका साउथ अंडमान आता है, ठीक है। साउथ अंडमान के बाद लिटिल अंडमान आता है। आपके 4 पार्ट आते हैं अंडमान निकोबार में, समझना। पहले आता है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, फिर क्या आता है, नॉर्थ के बाद क्या आता है बेटा, मिडल आता है, मिडल अंडमान, मिडल अंडमान के बाद क्या आता है, साउथ अंडमान, और उसके बाद चौथा कौन सा आता है, लिटिल अंडमान। पहले मैं भी सोचती थी यही कि एक ही है, लेकिन अब पता चला कि भैया इसके भी टुकड़े हैं, अंडमान के भी टुकड़े हैं। अंडमान के टुकड़े में नॉर्थ अंडमान की सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है। दूसरा जो मिडल अंडमान है उसकी माउंट थूलियर है। तीसरा जो साउथ अंडमान है उसकी माउंट डियावलो है, और चौथा जो लिटिल अंडमान है उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट क्योबो, ठीक है। जो ये साउथ और ये लिटिल है, ध्यान से सुनना, जो ये साउथ और लिटिल है इनके बीच में एक रेंज जाती है, पहाड़ी नहीं है, रेंज है, उसको डेक्कन पैसेज कहा जाता है बच्चा। उसको क्या कहा जाता है, डेक्कन पैसेज कहा जाता है। लिटिल अंडमान और यहाँ पे ग्रेट निकोबार आता है, उसके बीच में एक चैनल आता है, 10 डिग्री चैनल आता है, ठीक है। ग्रेट निकोबार की जो हाईएस्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं हाईएस्ट चोटी कौन सी है, माउंट थूलियर, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट चोटी कौन सी है बेटा, माउंट थूलियर। तो माउंट थूलियर किसकी हाईएस्ट चोटी है, ग्रेट निकोबार की, ठीक है। तो ये हाई से लो मतलब ये चोटियां लगा रखी है। सैडल पीक किसकी है, अंडमान की, और माउंट थूलियर निकोबार की। सबसे नीचे जो पॉइंट आता है कौन सा आता है भैया, सबसे नीचे एक पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट, आपने सुना होगा, वो ग्रेट निकोबार में ही है। पहले कार निकोबार आएगा, फिर लिटिल निकोबार आएगा, फिर ग्रेट आएगा, समझ लो। कार, फिर नीचे से कौन सा है, अंडमान की हाईएस्ट पीक सैडल पीक, ठीक है। कार, लिटिल, फिर ग्रेट, ग्रेट में ही आपका क्या है, वो इंदिरा पॉइंट है, समझना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये रहा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में यहाँ इंदिरा पॉइंट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा। अगर यहां चले
यहां चले तो मा, मी, मामी, मामी ला, ठीक है, मामी ला। मामीला का क्या मतलब है कि यहाँ पे माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय, और यहाँ पे लॉ मतलब कवारती लक्षद्वीप की कैपिटल है, तो कवारती आप याद कर सकते हो कि लक्षद्वीप से कवारती वहाँ पर चैनल के नेम्स हैं। तो आप यहाँ पे देखना मामीला मतलब मालदीव्स, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, जिसमें आप द्वीप को याद कर सकते हो कवारती से, क्योंकि इसी की कैपिटल है ना। तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल कि क्या लिख रही हूँ मैं, 8 डिग्री चैनल, और यहाँ पे 9 डिग्री चैनल। इन दोनों के बीच में, कवारती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, ठीक है। चलो बस थोड़ा सा मेंशन नॉट, ठीक है। तो यही है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्पेशली 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में, 9 डिग्री किसके बीच में, डेक्कन पैसेज किससे सेपरेट है, और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में, ठीक है। चलो अब आता है ये है नॉर्थ ईस्ट, बस यही लास्ट है, ठीक है, यही लास्ट है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो बेटा हमें क्या दिखेंगी, हमें पूर्वांचल रेंज दिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट को बेटा क्या कहा जाता है, पूर्वांचल रेंज, ठीक है। आपको ये पीक्स में भी याद ना करें, लेकिन ये पीक्स के अलावा आप ये याद कर सकते हो, जो पूर्वांचल रेंज है इसमें आपको काफी जो रेंजेस मिलेंगी। पहला है डाफला, मीरी, अभोर, उसके बाद एक और आती है मिश्मी, यहाँ पे है नहीं, मैं लिख देती हूँ मिश्मी, ठीक है। थोड़ा सा और है बस, फिर खत्म करते हैं इस क्लास को, ठीक है। तो डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी क्या है ये चारों ही क्या है, पहाड़ियां हैं, और ये चारों ही वहां की ट्राइब भी हैं। कहां की, अरुणाचल प्रदेश की। कहां की बच्चा, अरुणाचल प्रदेश की, समझ गए, अरुणाचल प्रदेश की। ओके तो यहां पर किसी की बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मैम प्लीज 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 भेजू प्लीज, मैम 1 आवर से 26 मिनट हो गया बेटा, अभी तो आप समझिएगा, ठीक है। पटकाई बम क्या है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे, नॉर्थ ईस्ट की सबसे नॉर्थ में है ना, नॉर्थ ईस्ट की सबसे नॉर्थ में होने वाली, नॉर्थ में होने वाली पहाड़ी, ठीक है, पटकाई बम, इसको याद रखेंगे। पटकाई बम आपके अरुणाचल प्रदेश में आपको ज्यादा दिखेगा, ठीक है, जो कि एक तरीके से भारत प्लस म्यांमार का क्या है, नेचुरल बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, ठीक है, नेचुरल क्या है, बैरियर है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा है बस, ठीक है। अब यहां पर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, देखो ये तो अरुणाचल प्रदेश की है ना, अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पे नामछा बर्मा है, आपको पता है, ठीक है। यहां से यहां चलेंगे, यहां से यहाँ पे आपको नागा पहाड़ियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी बेटा, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां। डफला, मीरी, अभोर, मिश्मी याद रखना, वो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियां हैं, वहां की ट्राइब के नाम पे भी रखी गई है। अब ये नागा पहाड़ियां जो आपको दिखी हैं, ठीक है, ये नागालैंड में पाई जाएंगी, और इस नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी भाई, सहसामती, सबसे ऊंची चोटी नागालैंड की पहाड़ियों में सहसामती,
ठीक है, ऊंची चोटी नागालैंड की, नागा पहाड़ियों से ही नागालैंड के नाम से याद रखेंगे इसीलिए, ठीक है। सहसामती नेचुरल बैरियर ऑफ इंडिया प्लस म्यांमार इन पटकई-बम, यस बच्चा, ये बिल्कुल आपने सहसामती बिल्कुल सही लिखा। ईस्टर्न हिमालयाज आप, ठीक है, एक तरीके से नागा पहाड़ी आपकी ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट आता है, ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। मतलब अगर म्यांमार को भारत से अलग करना है तो ये पहाड़ियां हैं जो कि आपको दर्शाती हैं कि भारत म्यांमार से कैसे सेपरेटली अलग होता है, ठीक है। ओके, नीचे आता है फिर यहां पर नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। मैंने बोला था आपको कई बार कि पेपर में आपसे नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल्स ज़्यादा पूछेगा, उसकी वजह है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को बच्चों को याद नहीं रहती है। द नॉर्थ ईस्ट जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय, ये ईस्टर्न हिमालय की सबसे, ईस्टर्न हिमालय की बात कर सकते हैं, ईस्टर्न हिमालय में आता है ये वाला पार्ट, नागा पहाड़ियाँ। कोहिमा पहाड़ी आपको यहाँ पे दिखेंगी, है ना, कोहिमा पहाड़ी, ये नागा पहाड़ी भी आपको यहीं पे दिखेंगी, है ना, पूरा पार्ट ही पहाड़ी का है, लेकिन उसकी सबसे ऊंची चोटी सहसामती जो कि आपने अभी पढ़ ली है, नागालैंड हाई से सहसामती, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है एक और नदी जो कि नदी के साथ साथ आप पे बराक नदी बोलते हैं, जो कि एक और पहाड़ी पे मणिपुर पहाड़ी, यहाँ पे नामी पे है मणिपुर पहाड़ी, जो कि इसी के नाम पे है ना, यहाँ की एक प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी का नाम है बराक नदी, ठीक है। वो बराक नदी यहीं से निकलती है, ब्रह्मपुत्र पे जाके मिलती है, ठीक है। समझ गए, इतना क्लियर, बस ये थोड़ा छोटा सा पार्ट है, बस इसके बाद खत्म ही है, ठीक है। फिर आपकी क्या आती है, मीजो पहाड़ी, फिर क्या आती है बेटा, फिर आपकी ये आगे मणिपुर पहाड़ी, फिर आपकी मीजो पहाड़ी, अब मिजोरम मीजो पहाड़ी। और जो ये मीजो पहाड़ी होती है इसी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन। जब कहते ब्लू माउंटेन है तो लिखेंगे भी नीले से, ब्लू माउंटेन, चलो ठीक है, इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसके बाद इसी के बगल में यहाँ पर त्रिपुरा आती है ना, त्रिपुरा आपने देखा होगा, थोड़ा त्रिपुरा भी लिख देते हैं, त्रिपुरा, ठीक है। ओके, नेचुरल बैरियर आपको जो बताया गया, ये वाला पार्ट ऐसे बताया गया, पूरा ही एक पार्ट एक तरीके से नेचुरल बैरियर का काम करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये बताऊंगी मैं कि ये त्रिपुरा है, मैंने कई बार बताया है। बांग्लादेश बच्चा इसको 3 तरफ से घेर के रखता है, ठीक है, 3 तरफ से। तो बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 तरफ से बॉर्डर बनाता है एक तरीके से। कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है, 3 तरफ से क्या बनाता है? बॉर्डर बनाता है त्रिपुरा का, ठीक है। बस खत्म ही होने वाला है पुत्र, बस खत्म ही, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है, ठीक है। और इसी में एक और पहाड़ी आपको दिखेगी यहां पे, बड़ी इंपॉर्टेंट, लूसाई पहाड़ी, लूसाई पहाड़ी, ठीक है, लूसाई पहाड़ी, ये इसी में दिखेंगी आपको त्रिपुरा में। डन। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है बच्चा? याद रखना, वो कहती मिजोरम की पहाड़ी को, ठीक है, इसीलिए उसे मिजो पहाड़ी कहा है, उसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और लूसई पहाड़ियां आपको वहीं पे दिखेंगी, ठीक है। कहाँ पर दिखेंगी लूसई पहाड़ियां? माफी चाहूंगी, गलत डायरेक्शन की वजह से इतना जल्दी बोल दिया क्योंकि मैंने गलत ही बता दिया। यहाँ पे इसी में दिखेंगी लूसई पहाड़ियां। अरे ये क्या हुआ? लूसाई पहाड़ी, चलो डन, इतना ठीक है, इतना याद रखिएगा। याद रखना कौन सा स्टेट कौन से दूसरे स्टेट से कितने पार्ट से घिरा हुआ है, ये आपको मैपिंग देख के आएगा, तो आप मैपिंग देख के पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर दिया, और इसको कंप्लीट करते ही बस ये थोड़ा सुन लो कि 7 सिस्टर्स में जो वाटरफॉल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे 1-2 वाटरफॉल आपको दिखेंगे, ठीक है। मेघालय में बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट लोकेटेड वाटरफॉल आपको दिखेंगे 7 सिस्टर्स में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना उसे डीपली। और
शाद सुख मनश्याम फेस्टिवल एक फेस्टिवल है किसका, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, खासी लोगों का एक फेस्टिवल। अगर पेपर में कभी आया शाद सुख फेस्टिवल किसका है, तो खासी लोगों का फेस्टिवल है जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है। उनके पास एक ना लिविंग ब्रिज है इस तरीके का, वहां पे लोग ना उसी ब्रिज से आते जाते हैं और ये अपने आप नेचुरली बना है पेड़ों के द्वारा, एक पेड़ है उसके द्वारा ये बना हुआ है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेरापूंजी के पास है, मेघालय में है, ठीक है। ब्रिज लोकेटेड है नोगरात विलेज में, याद करने की जरूरत है बट इतना याद रखना चेरापूंजी के मेघालय में एक ब्रिज है, बहुत लिविंग ब्रिज कहाँ है, चेरापूंजी के मेघालय में। मेघालय में एक ब्रिज है और ये जो फेस्टिवल है ना इसमें ऐसा डांस करते हैं, ठीक, ऐसा डांस किया जाता है। और ये लास्ट पार्ट है, ये क्या है, मांगलोंग विलेज जो है जो कि ईस्ट खासी हिल्स में है मेघालय के, ठीक है। वो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का, ऐसा माना जाता है क्योंकि उसने ये ब्रिज देखो पेड़ों के द्वारा बनाया है, ठीक है। और पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रखा है कितना इको फ्रेंडली वहां का सिस्टम है, ठीक है। वहां पे इको फ्रेंडली लोग बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हैं। इवन यहाँ पे इको फ्रेंडली आपको देखने को मिलेगा, पेड़ भी अपने आप ही वो कर रहे हैं, वीव एक तरीके से वीविंग कर रखी है, मतलब जैसे बुनाई नहीं होती तो इस तरीके से रूट से ये ब्रिज जो बनाया है रूट के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। ये लिविंग रूट ब्रिज है, रूट के द्वारा बना गया है और रूट के द्वारा बहुत टाइम से इसे पेड़ बनाने में लगा हुआ है, बहुत टाइम से, इसीलिए इसे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, तो पेपर में आएगा क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया कौन है, मावलोंग विलेज जो कहाँ है, खासी हिल्स में, क्योंकि खासी पीपल्स के लिए बना है ये, ठीक है, वहां पे वही लोग रहते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने ये चैप्टर कर दिया है अपनी तरफ से, तो मैंने ओवर कर दिया, बाकी छोटी मोटी चीजें होंगी वो आपको टेस्ट पेपर के थ्रू कवर अप करा दी जाएंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।